आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पे ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया सारे चरित्रों, स्थान, कल, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। अध्याय 461। जब अर्जुन सक्सेना ने ये सुना तो वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। हालांकि हमारे दोनों परिवारों के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, फिर भी हम रिश्तेदार हैं। हम सभी जानते हैं कि किन ताओ किस तरह का इंसान है। ऐसा मत कहो कि वो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर सकता। अगर उसमें सेल्स का हुनर भी हो तो भी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मुंबई में मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट पहले से ही भरा हुआ है। नंदिनी सक्सेना ने जब अपने बेटे को इस तरह नीचा दिखाते हुए सुना तो वह थोड़ी परेशान हुई, लेकिन उन्होंने इसका खंडन करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार किंताओ इतने वर्षों से बेकार बैठा है और उसने वास्तव में कुछ भी अच्छा नहीं किया है। नंदिनी सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, लांग लांग, तुम गलत समझ रहे हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा चचेरा भाई तुम्हारे मार्केटिंग विभाग में काम करे। क्या मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा चचेरा भाई तुम्हारे लिए एक और मार्केटिंग विभाग संभाले? देखो, किन का शैम्पू हाल ही में बहुत लोकप्रिय हुआ है। मैंने सुना है कि कारखाने के ऑर्डर बहुत व्यस्त हैं और मार्केटिंग विभाग इसे संभाल नहीं पाएगा। तुम्हारे चाचा और मैंने भी कुछ पैसे बचाए हैं और एक स्टोर खोलने की योजना बना रहे हैं। अपने चचेरे भाई को इसका प्रबंधन करने दो, फिर तुम हमें शैम्पू के एजेंसी अधिकार दे दोगे और हम मिलकर इसे बेचने में तुम्हारी मदद करेंगे। लांग लांग, मैंने सुना है कि आपने मुंबई का मार्केटिंग विभाग ली परिवार के उस लड़के को सौंप दिया है। मेरी दूसरी मौसी को आपको इसके बारे में बताना है। मुझे पता है कि ली परिवार का वह लड़का बचपन से आपके साथ खेलता आया है, लेकिन वह और मैं, आपके चचेरे भाई की तरह, ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ते और वह हमारे अपने परिवार का नहीं है। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है कि आप उसे इतना बड़ा व्यवसाय सौंप दें और उसे उसमें इतना पैसा कमाने दें? चर्बी और पानी बाहर वालों के खेतों में नहीं जाता। बेशक, पैसा कमाने का यह मौका अपने ही परिवार के लिए छोड़ देना बेहतर है। अर्जुन सक्सेना समझ गया। नंदिनी सक्सेना ने देखा कि किन के शैम्पू में आग लगी है और शैम्पू के सिर पर मारा। मैं पहले पैसे उधार नहीं ले सकता था, इसलिए मैं उनसे पैसा कमाना चाहता था। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, क्या आपको एजेंसी राइट्स चाहिए? हाँ, आप उस समय कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। रिश्तेदारों की खातिर मैं आपको एजेंसी राइट्स दे दूंगा, लेकिन हर महीने बिक्री की ज़रूरत होती है। महीने की बिक्री 30,000 से ज़्यादा हो सकती है और शैम्पू आपको थोक भाव में दिया जाएगा, और अगर रकम कम हुई तो कीमत बढ़ानी पड़ेगी। क्या तुम्हें हर महीने 30,000 सेट बेचने हैं और तुम्हें सिर्फ थोक मूल्य ही मिलता है? अर्जुन, तुम्हारी यह बात सुनकर एर्गो खुश नहीं है। हम सब एक परिवार हैं, हम तुम्हें शैम्पू बेचने में मदद करते हैं, फिर भी तुम हमसे पैसे मांगना चाहते हो? नंदिनी सक्सेना आश्चर्य से चिल्लाए। अनीता सक्सेना, जो अभी अभी नीचे आई थी, ने ये शब्द सुने। उन्होंने पहले तो देखा कि अर्जुन के पिता और अर्जुन सक्सेना बहुत देर से ऊपर नाश्ते के लिए नहीं गए थे और नीचे आकर उन्हें बुलाना चाहती थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें तुरंत ये शब्द सुनने को मिलेंगे। माकिंग गुस्से से पास आई और बोली, दूसरी बहन, तुम्हारा क्या मतलब है? बेशक, जब हम कारखाना चलाते हैं और व्यापार करते हैं तो हमें पैसा कमाना ही पड़ता है। इसके अलावा ये शर्त बहुत कठोर नहीं है। जब तक तुम 30,000 ऑर्डर बेच सकती हो, मैं इसे तुम्हें थोक मूल्य पर दे दूंगी और फिर तुम इसे खुद कमाओगी। नंदिनी सक्सेना ने जब लुओजिंग को देखा तो उनका स्वर अचानक थोड़ा उग्र हो गया और बोली, आपका परिवार वाकई बहुत अच्छा है किन रूपी। अर्जुन, हम एक परिवार हैं, हमारे पूरे परिवार ने आपको मुफ्त में अपना सामान बेचने में मदद की है। आप ठीक हैं? हमसे पैसे मांगो। दूसरी आंटी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। आपको शैम्पू की एजेंसी चाहिए। जब आप किसी एजेंट के सामने सामान बेचती हैं तो पहले सामान खरीदना भी ज़रूरी होता है। अगर आप थोक भाव से संतुष्ट नहीं हैं तो सामान कैसे लेंगी? अर्जुन सक्सेना ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। नंदिनी सक्सेना ने कहा, जाहिर है, मैं इसे लेने सीधे फैक्ट्री जाती हूँ। मेरे अपने परिवार के लोगों को भी कुछ न कुछ खरीदना पड़ता है। पापा सक्सेना गुस्से से हंसे और बोले, नंदिनी सक्सेना, क्या तुम पागल हो गई हो? हमारा शैम्पू भी बहुत महंगा पड़ता है। तुम फैक्ट्री में जाकर मुफ्त में बेचोगी और पैसे तुम्हारी जेब में आएंगे। क्या बात है, हमारी फैक्ट्री को तुम्हारे लिए पैसे कमाने के लिए घाटा उठाना पड़ रहा है? नंदिनी सक्सेना ने आंखें घुमाते हुए कहा, कीमत क्या है? शैम्पू और हेयर रिस्टोरर का कितना खर्चा आता है? आपकी फैक्ट्री में रोज़ाना इतने सारे उत्पाद बिकते हैं तो आप ज़रूर काफ़ी पैसे कमाते होंगे ताकि हम अपने परिवार के लिए कुछ उत्पाद बेच सकें। क्या यह इतना मुश्किल है?
सक्सेना के पिता और माता इतने क्रोधित हुए कि उनकी बोलती बंद हो गई। अर्जुन सक्सेना ने अपने माता पिता के कंधे थपथपाए और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, दूसरी बुआ, आप तो वाकई ख्वाहिशमंदी का काम बखूबी करती हैं। यदि आप वास्तव में आज ही एक प्रॉक्सी प्राप्त करना चाहते हैं, अब चून की फैक्ट्री का कारोबार इतना अच्छा है, तो मैं आपके परिवार को भी यह सफ़र करने देने को तैयार हूं। जब तक आप अच्छा करेंगे, आप निश्चित रूप से पैसा कमाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खाली दस्ताने और सफ़ेद भेड़ियों के साथ यहाँ आएंगे। मैं अब आपको जवाब देता हूँ, हमारे किन के शैम्पू का आपसे कोई लेना देना नहीं है और इसे आपको मुफ्त में देना असंभव है। अरे अर्जुन सक्सेना, कैसे हो बच्चे? नंदिनी सक्सेना अपनी बात आगे बढ़ाने ही वाली थी कि अर्जुन सक्सेना ने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या आज तुम अपने दादा दादी को धूप देने नहीं आई थी? अब मैं तुम्हें घर में आने की इजाज़त देता हूँ, चलो। नंदिनी सक्सेना पहले तो लोगों को डांटना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन सक्सेना ने अचानक उन्हें अंदर आने दिया तो उनके मन में परिवर्तन आया, इसलिए वह खुशी खुशी अपने बेटे को अपने माता पिता को धूप बत्ती देने के लिए अंदर ले गईं। दरवाजे पर अनीता सक्सेना ने सीना पकड़ लिया और बोली, लिंगलैंग, इन्हें अंदर क्यों आने दे रहे हो? इन्हें साल में एक बार धूप बत्ती तो मिलती नहीं, और आज ये हमारे शैम्पू के लिए आए हैं। इन्हें घर के अंदर ले आओ, बाद में फिर आओगे। ये तो पीछा करने जैसा होगा। अर्जुन सक्सेना ने अपनी मां को थपथपाया और फिर किन डैड से स्नेह भरे चेहरे के साथ कहा, डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसने पापा सक्सेना को अपनी योजना के बारे में बताया। पापा सक्सेना को जब ये बात पता चली तो वे थोड़े उलझन में लग रहे थे। अनीता सक्सेना अपने बेटे की बातें एक तरफ बैठी सुन रही थी और उनके मुंह से जो गुस्सा और शिकायतें निकल रही थीं, वे इस समय काफ़ी हद तक शांत हो गई थीं। वह कुछ नहीं बोली और वह अर्जुन के पिता पर इतना दबाव नहीं डालना चाहती थी कि अर्जुन के पिता स्वयं ये निर्णय ले लें। पिताजी सक्सेना ने उस कमरे की ओर देखा जहां गोलियां रखी थीं और कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुमने कहा वैसा करो। इतने सालों से अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले तो वो हमेशा तुम्हारी माँ को तंग करती थी और हम दोनों सहते थे, लेकिन अब वो तुम्हें, तुम्हारी बहू और 3 बच्चों को तंग करना चाहता है और तुम्हारा पैसा भी चाहता है। अब और बर्दाश्त नहीं होता। चलो चलो, अपने दादा दादी के टैबलेट पर चलते हैं और इसे स्पष्ट करते हैं। तीनों एक साथ झोपड़ी में दाखिल हुए। नंदिनी सक्सेना और किन ताओ ने धूप बत्ती जलाने का नाटक किया और मुस्कुराते हुए तेजी से उनकी ओर बढ़े। जाहिर है कि वे अभी जो हुआ उसके बारे में बात करना जारी रखना चाहते थे। इस समय पिताजी सक्सेना ने कहा, नंदिनी सक्सेना, आज अपने माता पिता के सामने चलो ये स्पष्ट कर दें। नंदिनी सक्सेना एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं और बोली, ज़ियाओ युआन, तुम्हें क्या हो गया है? अपने माता पिता के सामने तुम्हें साफ साफ क्या कहना है? मैं आज अपने माता पिता के सामने भाई बहन का रिश्ता तोड़ दूंगा। अब से हमारे दोनों परिवार रिश्तेदार नहीं रहेंगे। मेरे माता पिता की पटियाएं मेरे पास रखी हैं। अगर तुम पूजा करना चाहते हो तो कर सकते हो। तुम अपने माता पिता की पूजा घर पर करो, मेरे रहते यहाँ मत आना। अगर त्योहार है तो इधर उधर मत घूमना, मैं दूसरे रिश्तेदारों को बता दूंगी। अध्याय 472। लेकिन अनीता सक्सेना के हृदय रोग का एक अंश। नंदिनी सक्सेना स्तब्ध रह गईं और प्रतिक्रिया करने में काफ़ी समय लगा और उन्होंने गुस्से से कहा, किन रूपी, मुझे लगता है कि तुम अपना दिमाग खो बैठे हो। आपके पास अपने माता पिता के टैबलेट के सामने जो कुछ आपने कहा था उसे दोहराने की क्षमता है। बस कह दो। पिता किन क्रोधित हो गए और नंदिनी सक्सेना को घसीटकर दोनों बूढ़ों की तख्तियों के पास ले गए। पापा, मम्मी, आज मेरे बेटे ने आपके सामने नंदिनी सक्सेना से भाई बहन का रिश्ता पूरी तरह तोड़ दिया। अपने बेटे को दोष मत दो, तुम दोनों को गए हुए अभी कुछ ही साल हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम युवा पीढ़ी को इतना हंगामा करते देखो, लेकिन नंदिनी सक्सेना ने इन वर्षों में जो किया है, मैं उसे सचमुच बर्दाश्त नहीं कर सकता। किन रुपया, मुझे लगता है तुम पागल हो। नंदिनी सक्सेना ने जोर से उसका हाथ झटक दिया और दौड़कर अर्जुन सक्सेना के पास गई और बोली, अर्जुन सक्सेना, तुम्हारे पापा पागल हैं, फिर भी तुम उन्हें मनाते नहीं। अर्जुन सक्सेना ने नंदिनी सक्सेना को ठंडेपन से देखा और कहा, यह हमारे पूरे परिवार का सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। दूसरी आंटी, आज मैं आपको आखिरी बार फोन करूंगा। बाद में जोंग हाई लौटने के बाद मैं वकील टीम को बहन भाई के रिश्ते को तोड़ने की योजना बनाने दूंगा। कानूनी दस्तावेज आपको भेज दिए जाएंगे। नंदिनी सक्सेना ने अविश्वास से अर्जुन सक्सेना की ओर देखा, फिर उधर किन रूपी की ओर देखा और अंत में उसकी नज़र मां पर पड़ी। ठीक है, बहुत बढ़िया। लुओ जिंग, तुम वाकई काबिल हो। हमारे पुराने सक्सेना परिवार के 2 आदमी आपके बहकावे में आ गए हैं और वे मुझसे संबंध तोड़ना चाहते हैं। किन ताओ को उम्मीद नहीं थी कि बात इस तरह बिगड़ जाएगी। वह अपनी मां का साथ देने आया और बोला, अर्जुन सक्सेना, तुम्हें क्या हो गया है? मेरे चाचा बूढ़े हैं और उनका दिमाग ठीक नहीं रहता।
तुम भी उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप कौन से कानूनी दस्तावेज भेज रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपने अच्छी कमाई कर ली है और आप कभी भी वकीलों की एक टीम शुरू कर सकते हैं? हम खून के रिश्तेदार हैं। तुम अपने दादा दादी के सामने हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो और तुम्हें बदले का डर भी नहीं है। किनताओ के शब्दों ने नंदिनी सक्सेना को याद दिलाया। नंदिनी सक्सेना तुरंत फर्श पर बैठ गई और अपने सामने दो बुजुर्गों की तख्तियों पर बैठकर रोने लगी। पापा मम्मी, आप दोनों आंखें खोलकर आसमान में गौर से देख लीजिए। अब हमारा पुराना सक्सेना परिवार एक बाहरी औरत बनकर रह गया है जो हुक्म चलाती है। आपके अच्छे बेटे और अच्छे पोते ने अपना दिमाग खो दिया है और अब आपकी अपनी बेटी भी इसे पहचानना नहीं चाहती है। बस रोना है तो अपने घर वापस चली जाओ। हमारे घर में कोई बखेड़ा मत खड़ा करो। किनताओ, हम आज दादा दादी के सामने तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे। अगर तुम ये कह दोगी तो तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। इतने सालों में तुम्हारे परिवार ने हमारे साथ जो व्यवहार किया है, मुझे लगता है कि दादा दादी को आसमान की भावना साफ दिखाई देनी चाहिए। अब जब हमारा पारिवारिक जीवन बेहतर हो गया है तो तुम ऊपर चढ़कर खून चूसना चाहते हो। मैं तुमसे कहता हूँ ये नामुमकिन है। मैं अर्जुन सक्सेना कोई मुलायम खुरमा नहीं हूँ जिसे कोई गूंथ ले। अगर तुम अच्छे रिश्तेदार नहीं बनना चाहते तो ऐसा मत करो। अर्जुन सक्सेना का रवैया इतना दृढ़ था, उसकी गति बहुत तीव्र थी। किनताओ इतना भयभीत था कि बोल नहीं पा रहा था और नंदिनी सक्सेना का रोना बंद हो गया। उन्होंने अर्जुन सक्सेना के परिवार को देखा और जान गईं कि आज वे दृढ़ निश्चयी हैं। चूंकि वह रिश्ता खत्म करना चाहती है, इसलिए अब उसे उन्हें खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है अर्जुन सक्सेना, किन रूपी लुओ जिंग, आप सचमुच कर सकते हैं। हमें उन दो बुजुर्गों के सामने मुझसे नाता तोड़ना होगा, है ना? मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी या नहीं। माँ, माता पिता, आप देख सकते हैं। आप आसमान में आंखें खोलकर गौर से देख सकते हैं। आपका बेटा आपकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करता है। आपको गए हुए अभी कुछ ही साल हुए हैं और वो अपनी ही बहन के साथ ऐसा व्यवहार करता है। आपके आशीर्वाद के लायक नहीं। किन रुपया, अर्जुन सक्सेना, अपनी तरफ देखो। तुम ज्यादा देर तक लापरवाह नहीं रह पाओगे। जैसे तुम पैसे होने पर मुंह फेर लेते हो और लोगों को पहचानते नहीं, वैसे ही तुम्हें भी जल्द ही सजा मिलेगी। बुढ़ा और बुढ़िया तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम्हारी टूटी हुई शैम्पू फैक्ट्री ज्यादा दिन नहीं चलेगी। रात में सावधान रहना जब बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत सपनों में लोगों को पीटते हैं। चुप रहो। माँ किन ने जब देखा कि वह फिर से उनके परिवार को कोसने लगी है तो वह जोर से चिल्लाई। अर्जुन सक्सेना और अर्जुन के पिता ने सीधे तौर पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। दोनों ने मौन सहमति से काम लिया और नंदिनी सक्सेना और किनताओ को बाहर निकाल दिया। नंदिनी सक्सेना दरवाजे पर खड़ी रही और रुकी नहीं। वह ऊपर वालों पर चिल्लाया और एक के बाद एक सभी प्रकार के भद्दे शब्द निकले। खुशकिस्मती से आसपास के सभी पड़ोसियों को पता था कि सक्सेना परिवार का कोई बहुत बड़ा रिश्तेदार है। सबने दरवाज़ा बंद कर लिया और ऐसे दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नंदिनी सक्सेना ने काफ़ी देर तक हंगामा किया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उल्टे उसकी आवाज़ भारी हो गई। वह गुस्से में अपने बेटे को लेकर चली गई। कमरे में अनीता सक्सेना सोफे पर बैठी थी, एक हाथ से अपनी आंखें और दूसरे हाथ से अपनी छाती ढांक रही थी, बहुत गुस्से में दिख रही थी। अर्जुन सक्सेना ने अपनी माँ के लिए चाय बनाई और दिलासा देते हुए कहा, माँ, ऐसे व्यक्ति पर गुस्सा मत करो, गुस्सा करना उचित नहीं है। आज हम दादा दादी के सामने उनसे नाता तोड़ लेते हैं। भविष्य में ये रिश्तेदार हमारे पास नहीं रहेंगे। कानूनी कागजात पर दस्तखत होने के बाद अगर उन्होंने फिर से दरवाजे पर आने की हिम्मत की तो आप सीधे पुलिस बुलाएंगे और उन पर अवैध रूप से घुसने का मुकदमा कर देंगे। ठीक है बीवी, नाराज मत हो। पिता किन ने सिगरेट पी। अनीता सक्सेना ने उसे घूर कर कहा, तुम्हें कहते हुए शर्म आती है। अगर तुम में बेटे जैसी हिम्मत होती तो हम कब के उनसे संपर्क तोड़ चुके होते। पिताजी सक्सेना ने आह भरी और कुछ नहीं बोले। अर्जुन सक्सेना ने कुछ देर तक अपनी मां को दिलासा दिया। जब तक ली रूपी ने उसे भेजा, अनीता सक्सेना की हालत काफ़ी बेहतर हो गई थी। ये जानकर कि नंदिनी सक्सेना अब कभी नहीं दिखेगी, अनीता सक्सेना थोड़ा अधिक सहज महसूस करती है। बेटा, वापस जाने के बाद अनन्या और बच्चों को नमस्ते कहना। ये 2 पैकेट ले लो। एक पैकेट हमारे सब्जी के खेत से ताज़ी सब्जियां हैं। बच्चे अब सब्जियां खा सकते हैं। खेत की सब्जियां खाना ज़्यादा सेहतमंद होता है। दूसरा पैकेट वो मोम लगे हुए सामान है जो तुम्हारे पापा और मैंने तुम दोनों के लिए बनाए थे। ये चीज़ें बहुत समय से रखी हुई हैं। मुंबई के खाने का स्वाद तुम्हारे शहर के खाने से अलग होता है। जब तुम्हें अपने शहर का खाना खाने का मन करे तो कुछ बनाकर खा लेना। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है
माँ, हम जोंगहाई में अच्छा कर रहे हैं, आपको और पिताजी को हमारे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज सुबह इसके बारे में गुस्सा मत होइए। माँ ने अनिच्छा से मुंह के कोने ऊपर उठाए और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं ठीक हूँ। खैर, आगे से ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। आज तुम्हारा यहाँ होना मेरी माँ के लिए एक समस्या है। मैं नाराज नहीं हूँ, आप जल्दी जा सकते हैं, बाद में गाड़ी में देरी मत करना। अर्जुन सक्सेना कार में बैठ गए और पापा सक्सेना और मम्मी किन भी उनके पीछे पीछे कुछ कदम चले। उन्होंने तब तक मुड़कर नहीं देखा जब तक कार पूरी तरह से नज़रों से ओझल नहीं हो गई। मुंबई पहुंचने के बाद सीमा जोशी ने अर्जुन सक्सेना को रेलवे स्टेशन भेजा। भाई अर्जुन, तुम निश्चिंत होकर जोंगहाई जा सकते हो। भोपाल का मामला मुझ पर छोड़ दो। अंकल किन फैक्ट्री से देख रहे हैं। हम दोनों शैम्पू ज़रूर ठीक से संभाल लेंगे। अर्जुन सक्सेना ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, अच्छा, मुझे तुम्हारी क्षमता पर विश्वास है, चलो। जब अर्जुन सक्सेना जोंगहाई के घर पहुंचा तो 8:30 बज चुके थे। जैसे ही वह नीचे गया, उसने देखा कि अनन्या शर्मा तीनों बच्चों को नीचे धकेल रही थी। जब अर्जुन सक्सेना ने उन्हें देखा तो उसके चेहरे पर स्वाभाविक रूप से मुस्कान आ गई और उसके पैरों के नीचे की गति उनकी ओर बढ़ने लगी। मेरा इंतजार कर रहे हो। अर्जुन सक्सेना सीधे अनन्या शर्मा के सामने आया, उसके दोनों छोटे हाथों को एक बड़े हाथ से पकड़कर अपनी जेब में डाल दिया ताकि वह गर्म हो जाए। अर्जुन सक्सेना को देखते ही अनन्या शर्मा की आंखें चमक उठीं और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या तुम वापस आ गए? वे खूबसूरत बड़ी आंखें एक पल में सितारों से भर गईं। अच्छा, तुम ऊपर क्यों नहीं रुकते? सर्दी लगभग आ गई है, नीचे बहुत ठंड है। अर्जुन सक्सेना ने परेशान होकर कहा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, ठंड नहीं है, मैं ज़्यादा कपड़े पहनती हूँ। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया, उसके छोटे से हाथ को सहलाया और बोला, तुम्हें मेरी इतनी याद आती है? मुझे देखने का इंतज़ार नहीं हो रहा। अनन्या शर्मा ने शर्माते हुए उनकी नज़रों से बचते हुए झिझकते हुए कहा, मेरे पास नहीं है। हाँ, ये बच्चों की वजह से है। छोटे बच्चों को पता है कि तुम आज रात वापस आ रहे हो, इसलिए मैं घर पर बहुत बेचैन हूँ। मुझे बाहर जाकर तुम्हारा इंतज़ार करना होगा। मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। मैं उन्हें मना नहीं सकती, इसलिए मुझे उन्हें नीचे ले जाना होगा। सच में? अर्जुन सक्सेना ने जानबूझकर उसकी तरफ देखा। अनन्या शर्मा और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और लाल गालों के साथ अपराध बोध से सिर हिलाया। अर्जुन सक्सेना हंसे, तीनों नन्हे बच्चों की तरफ देखा और बोले, आरव, आन्या, रिया, तुम्हें जल्दी से बड़ा होना होगा, वरना पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहाने के तौर पर इस्तेमाल करती है या नहीं। तीनों छोटे लड़कों ने अर्जुन सक्सेना को देखा और तुरंत ही खुशी से चिल्लाने लगे, बाबा, बाबा, गले लगाओ, आलिंगन। अर्जुन सक्सेना ने तीनों बच्चों को एक एक करके चूमा, फिर घुमक्कड़ को धक्का देकर अपनी पत्नी को ऊपर ले गए। तीनों नन्हे बच्चों ने 3 दिन से अर्जुन सक्सेना को नहीं देखा था और वे इस समय इतने उत्साहित थे कि जैसे ही वे घर पर स्टॉल पर लौटे, वे रेंगते हुए अर्जुन सक्सेना के पास चले गए। जब अर्जुन सक्सेना हाथ धोने गए तो तीनों बच्चे झट से बाड़ पकड़कर खड़े हो गए। अनन्या शर्मा के पास पीछे से उन्हें बचाने के अलावा कोई चारा नहीं था। 3 नन्हे बच्चों को गर्मजोशी से स्वागत करते देख अर्जुन सक्सेना का मूड तुरंत अच्छा हो गया। वह बाड़े के पास गया और बच्चों को गले लगा लिया। अनन्या शर्मा मुस्कुराईं और उन्हें प्यार करते हुए देखा और इस बार घर जाने के बारे में पूछने से पहले बच्चों के थोड़ा शांत होने का इंतजार किया। जब अर्जुन सक्सेना ने उन्हें सुबह की घटना बताई तो अनन्या शर्मा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपकी दूसरी बुआ का परिवार उनके लिए ऐसा कर सकता है। पैसों के लिए वे सचमुच कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि वे मुफ्त में शैम्पू लेने जैसी चीज़ें भी सोच सकते हैं, और उन्हें नहीं पता कि उनके दिमाग के सर्किट कितने लंबे हैं। जाहिर है, ये बहुत अजीब बात है और वे कहते हैं कि मानो वह सही कह रहे हों। अर्जुन सक्सेना ने अपनी गोद में चढ़े आरव बाला को कंबल पर लिटा दिया और कहा, मुझे अब आगे से इर्गू नहीं कहा जाएगा। हमारे परिवार ने उनके परिवार से नाता तोड़ लिया है और नए साल के दिन हमें एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। पापा का मूड कैसा है? अनन्या शर्मा ने सोचते हुए पूछा। उनके लिए नंदिनी सक्सेना एक उच्च कोटि की रिश्तेदार हैं और रिश्ता टूटने पर रिश्ता टूट जाता है, लेकिन किन डैड के लिए नंदिनी सक्सेना उनकी बहन है और दोनों बचपन से लेकर जवानी तक साथ साथ पले बड़े हैं। आने जाने के बाद मुझे लगता है कि डैड सक्सेना को असहज महसूस होगा या नहीं। अर्जुन सक्सेना ने कहा, चिंता मत करो, पिताजी ठीक हैं। मैंने यह फैसला लेते समय पिताजी से उनकी राय भी पूछी थी। पिताजी ने खुद ही सहमति जताते हुए यह बात कही। नंदिनी सक्सेना ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ की हैं। पिताजी हमेशा भाईचारे के बारे में सोचते रहे हैं, लेकिन अब नंदिनी सक्सेना का परिवार और भी ज़्यादा ज्यादतियाँ करने लगा है और पिताजी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते।
दरअसल पापा का तो ठीक है, पर मम्मी बहुत गुस्से में हैं। नंदिनी सक्सेना ने आज खूब गालियां दी। ये सुनकर मम्मी को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है और शायद वो असहज भी महसूस कर रही हैं। अनन्या शर्मा ने कहा, तो फिर आप माँ के लिए एक वीडियो बना सकते हैं। अभी देर नहीं हुई है, आप सुरक्षा की रिपोर्ट करने के लिए एक वीडियो बना सकते हैं। वैसे चलो बच्चों को माँ से बात करने और उन्हें दिलासा देने के लिए ले चलते हैं। अपनी पत्नी को इतना समझदार देखकर अर्जुन सक्सेना बहुत खुश हुए। सिर हिलाते हुए उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अनीता सक्सेना को एक वीडियो भेजा। वीडियो कनेक्ट होने के बाद दूसरी तरफ डैड सक्सेना का चेहरा दिखाई दिया। पापा, हम वो वीडियो हैं जो आपने लिया था, माँ कहाँ है? पापा सक्सेना का चेहरा थोड़ा अजीब सा था और उनकी मुस्कान रूखी थी। बोले, अर्जुन, तुम्हारी मम्मी व्यस्त हैं, तुम घर आए। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कैमरा अनन्या शर्मा और बच्चों की ओर घुमा दिया। अनन्या, पिता किन ने मुस्कुराते हुए अपनी बहू का अभिवादन किया। पापा, आप और मम्मी ठीक तो हैं? मैं इस बार अर्जुन सक्सेना के साथ आपसे मिलने नहीं गई। मैंने अर्जुन सक्सेना से परिवार के बारे में सब कुछ सुन लिया है। आप और मम्मी निश्चिंत रहें, अनन्या शर्मा ने कहा। पिताजी सक्सेना ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराए और अपने पोते पोतियों को नमस्ते कहा। अपने पिता की आवाज़ सुनकर अर्जुन सक्सेना ने कैमरा पीछे घुमाया और बोला, पापा, मेरे जाने के बाद कुछ हुआ क्या? मम्मी कहाँ हैं? कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ नीचे व्यस्त हैं। किन डैड अभी भी कुछ नहीं कहना चाहते थे। अर्जुन सक्सेना बोला, पापा, आप मुझे और अनन्या को जोंगहाई में आराम से रहने के लिए क्यों बुलाते हैं? आप हमें घर पर क्या हुआ ये बताना नहीं चाहते? उसकी बात सुनकर अर्जुन के पिता ने आह भरी और कहा, बेटा, सच में कोई गंभीर बात नहीं है, सुबह की ही तो बात है। नंदिनी सक्सेना के वापस जाने के बाद उसने अपने रिश्तेदारों से बदतमीजी की और बहुत सी अप्रिय बातें कहीं। तुम्हारी माँ जानती है। उसके बाद मैं बहुत गुस्से में कमरे में आराम कर रहा था, तुम्हारी मौसी तुम्हारी माँ के साथ अंदर आ गई। चिंता मत करो, सब ठीक है। आप गुस्से में लेट जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है। अर्जुन सक्सेना ने भौहें चढ़ाईं और उनके बगल में बैठी अनन्या शर्मा ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, पापा, अपना फ़ोन माँ को दे दीजिए और बच्चों को माँ से बात करने दीजिए। अपनी बहू की बात सुनकर पिताजी सक्सेना के पास सिर हिलाकर मोबाइल फ़ोन लेकर घर में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अंदर आते ही अनीता सक्सेना ने कमज़ोरी से कहा, क्या आपका बेटा वीडियो के जरिए अपनी सुरक्षा की सूचना देने आया था? आपने अपने बेटे को नहीं बताया कि मैं असहज हूँ, है ना? पापा सक्सेना ने उसकी ओर देखा और सीधे फ़ोन नीचे कर दिया। स्क्रीन पर अनीता सक्सेना का चेहरा दिखाई दिया। उनके चेहरे पर आंसू थे और उनका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। अर्जुन सक्सेना ने जब अपनी मां को इस हालत में देखा तो वह बहुत दुखी हुआ। अनन्या शर्मा ने आराम से उसे थपथपाया और फिर कैमरा बच्चों की ओर घुमाया। बच्चों, आओ और दादी माँ से बातें करो। तीनों नन्हे मुन्नों ने सिर उठाया और फ़ोन पर तुरंत तीन मुस्कुराते चेहरे दिखाई दिए। माँ ने अपने तीनों लाडले बच्चों को देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आरव, आन्या, रिया, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम दादी को दिलासा दे सकते हो? दादी। आरव जल्दी से रेंगता हुआ आया, खिलौना पकड़े हुए फ़ोन के सामने लटक गया, मानो अनीता सक्सेना को अपना नया खिलौना दिखा रहा हो। अरे, मेरा सबसे बड़ा पोता, दादी आ गई हैं, माँ ने कहा और अचानक फिर से आंसू बहने लगे। आरव ने अपनी दादी को रोते हुए देखा। छोटा लड़का एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अनजाने में अपने हाथ से खिलौना नीचे रख दिया। उसका पूरा चेहरा बदल गया और उसका छोटा हाथ उत्सुकता से फ़ोन की स्क्रीन को पकड़े हुए था। ये देख अर्जुन सक्सेना बोला, मम्मी, गुस्सा मत होइए, देखो तो आरव परेशान हो रहा है, छोटा सा लड़का आपके आंसू पोंछने की कोशिश कर रहा है। माँ ने जब ये सुना तो उन्होंने झट से किन्मयी द्वारा दिए गए टिश्यू पेपर से अपने आंसू पोंछे। वीडियो में आरव को देखते हुए उन्होंने कहा, मेरा बड़ा पोता वाकई बहुत अच्छा है। दादी रोई नहीं। दादी की आंखों में बस रेत लग गई थी। हमारे परिवार में इतने प्यारे पोते पोतियों को देखकर दादी बहुत अच्छे मूड में हैं। अनीता सक्सेना ने ऐसा कहा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह एक छोटे बच्चे की तरह प्यारी है तो उन्हें नंदिनी सक्सेना की आज कही बात याद आ गई। गुस्से में नंदिनी सक्सेना कुछ भी कह सकती है। पहले तो उसने उनकी फैक्ट्री को कोसा और फिर उनके 3 छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा और बहुत सारी भद्दी बातें कहीं। यदि ऐसा न होता तो अनीता सक्सेना अचानक बीमार न पड़ती। अनीता सक्सेना के आंसू लगातार गिर रहे थे। जल्द ही वहां मौजूद अनन्या और रिया ने भी यह नोटिस कर लिया। अनन्या ऊपर चढ़ गई और दादी को पुकारती रही, लेकिन रिया पीछे रह गई और उसने अनीता सक्सेना को रोते हुए देखा। वह लड़का अचानक उदास हो गया, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अभी भी मुंह में दादी पुकार रहा था।
माँ किन खुश भी हुई और दुखी भी जब उसने देखा कि तीनों बच्चे उसे दिलासा देने की इतनी कोशिश कर रहे हैं। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे व्यवहार वाले हैं, कितने प्यारे और अच्छे व्यवहार वाले हैं। मैं सचमुच नहीं समझ पा रही हूँ कि नंदिनी सक्सेना उन्हें डांट कैसे सहन कर सकती हैं। माँ किन ने देखा कि तीनों नन्हे बच्चे अपने आंसुओं के कारण बहुत चिंतित थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया, उनके आंसू पोंछे और वीडियो के माध्यम से बच्चों को सांत्वना दी। केशिन अच्छा है, केशिन रोएगा नहीं, दादी रोएगी नहीं, ठीक है। आन्या, दादी ने तुम्हारी आवाज़ सुनी, दादी अब बेहतर मूड में है। हमारा परिवार, आरव, दादी के आंसू पोंछना चाहता है ना? तुमने दादी के सारे आंसू पोंछ दिए। दादी अब बिल्कुल भी उदास नहीं है। तुम तीनों दादी माँ के पिस्ता हो। जब दादी माँ तुम्हें देखती हैं तो उनका दिल बहुत खुश हो जाता है। मेरे तीनों नन्हे बच्चे सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी हैं। वे दुनिया के सबसे प्यारे बच्चे हैं। अनीता सक्सेना को हमेशा की तरह उनसे बात करते देख तीनों बच्चों की हालत में सुधार हुआ। आन्या खिलौने को स्क्रीन के सामने ले आए और माँ से बोली, दादी खेलो खेलो। आन्या दादी के साथ खिलौनों से खेलना चाहती है ना? दादी भी तुम्हारे साथ खेलना चाहती हैं। दादी ने पापा से पहले ही हामी भर दी है। नए साल की छुट्टियों में दादी दादा तुम्हारे घर आएंगे और उस समय दादी दादा तुम्हारे साथ खेलेंगे। खिलौने अच्छे हैं न? ये वाक्य बहुत लंबा था और आन्या इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए, लेकिन दादी का खुश मुस्कुराता चेहरा देखकर छोटा लड़का भी हंस पड़ा। 3 छोटे पिस्ता के आराम से माँ का मूड आखिरकार सुधर गया और उनका चेहरा धीरे धीरे गुलाबी हो गया। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने उन्हें कुछ शब्द कहे और जब माँ पूरी तरह से तरोताजा हो गई तो उन्हें राहत मिली। अनन्या, लांग लांग, तुम्हें सच में मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज बहुत गुस्से में हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है और मेरा शरीर भी ठीक है। मैं रात भर आराम करूँगा। तीनों बच्चों ने मुझे अभी बहुत खुश कर दिया है और अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं नंदिनी सक्सेना की बात को दिल पर नहीं लूँगा। वो अब एक पागल कुत्ता बन चुकी है। मुझे उसके जितना ज्ञान नहीं है। हमारा परिवार ज़रूर सुधरेगा और बेहतर होगा। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, माँ, चिंता मत करो, सफलता हमेशा मेहनत करने वालों को मिलती है। अब जब हम एक हो गए हैं तो हमारा परिवार और भी ज़्यादा खुश और खुशहाल रहेगा। वाह, मेरा बेटा सही कह रहा है। अनीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये देखकर कि उनकी माँ का मूड लगभग ठीक हो गया है, अर्जुन सक्सेना ने आत्मविश्वास के साथ वीडियो बंद कर दिया। अपने गृहनगर से लौटने के बाद अर्जुन सक्सेना स्कूल ने नोटिस भेजा कि अगले सोमवार को मध्यावधि परीक्षाएं होंगी। मुंबई विश्वविद्यालय, जहां अनन्या शर्मा पढ़ती है, वहां केवल अंतिम परीक्षाएं होती हैं, कोई मध्यावधि परीक्षा नहीं होती। हालांकि अर्जुन सक्सेना का स्कूल अलग है। वहां भी हर साल मध्यावधि परीक्षा होगी। अगर वह फेल हो जाता है तो उसके ग्रेड का असर अंतिम ग्रेड पॉइंट पर भी पड़ेगा। मध्यावधि परीक्षा तक अभी पूरा 1 सप्ताह बाकी है, इसलिए अगले 7 दिनों में अर्जुन सक्सेना को इसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी होगी। इस सेमेस्टर में सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, कुल मिलाकर केवल 4 पाठ्यक्रम हैं, लेकिन क्योंकि वे सभी व्यावसायिक ज्ञान हैं, इसलिए समीक्षा करना आसान नहीं है। अर्जुन सक्सेना ने कक्षा में ज़्यादा समय नहीं गंवाया। वह लगभग हर कक्षा में गया और पिछले सेमेस्टर के अंत में उसके पास जमा राशि थी, इसलिए वह इस मध्यावधि परीक्षा को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं था। लेकिन अनन्या शर्मा ने इसे बहुत महत्व दिया। चूंकि उन्हें पता था कि अर्जुन सक्सेना अगले हफ्ते मिडटर्म परीक्षा देने वाले हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत 1 हफ्ते के लिए समीक्षा योजना बना ली। उसका मतलब था कि पिछले सेमेस्टर के अंत में अर्जुन सक्सेना ने पूरी कक्षा में सबसे अच्छे ग्रेड हासिल किए थे और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति भी जीती थी। अगर इस बार मिडटर्म परीक्षा में अच्छे ग्रेड नहीं मिले तो छात्र चुटकुले ही देखेंगे। दूसरे बेडरूम में बने छोटे से स्टूडियो को अस्थायी अध्ययन कक्ष के रूप में इस्तेमाल किया गया। नाश्ते के बाद अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना को अंदर ले आईं। अर्जुन सक्सेना, आज से इस हफ्ते के वीकेंड तक हमें हर दिन एक तय समीक्षा कार्यक्रम पूरा करना है। मैंने सारे कार्यक्रम तैयार कर लिए हैं और वो वहाँ दीवार पर लगे हैं, आप देख सकते हैं। अर्जुन सक्सेना दीवार के पास गए और पाया कि सप्ताह के प्रत्येक दिन, जब उनका कोई कोर्स नहीं होता था, को छोड़कर उन्होंने मूलतः एक विशेष समीक्षा की व्यवस्था कर रखी थी। यह ऐसा लग रहा है जैसे मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले ही वापस आ गया हूँ। उसने सिर घुमाकर मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, ये कुछ ज़्यादा ही सख्त तो नहीं है। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के दौरान मैं इतना मेहनती नहीं था, और ये तो बस एक मध्यावधि परीक्षा है। मध्यावधि परीक्षा को भी गंभीरता से लेना होगा। पिछली बार जब से तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तुम्हारी कक्षा के सभी छात्र तुम्हें अव्वल मानते आए हैं। इस बार भी तुम्हें अव्वल छात्र का खिताब बरकरार रखना है।
दरअसल मुझे तो बस एक विद्वान के परिवार के सदस्य की उपाधि चाहिए। अर्जुन सक्सेना फुसफुसाए, मुझे पता है कि इस सेमेस्टर की शुरुआत के बाद अगर आप इस कारखाने में काम करना चाहते हैं तो सैन किंझाई और थ्री हीरोज और लूबो का निर्माण होगा। हमारी कंपनी के मामलों ने भी आपको बहुत उत्साहित किया है। आमतौर पर आपको अपने परिवार और बच्चे की देखभाल करनी होती है। आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं और निश्चित रूप से आपके पास पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय और ऊर्जा नहीं होती है। इस साल हम सभी प्रोफेशनल कोर्सेज की ऐसी विषय वस्तु से रूबरू हो रहे हैं जिसे समझना पिछले कोर्सेज की विषय वस्तु से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई और तैयारी नहीं करेंगे तो परीक्षा के समय आप निश्चित रूप से अंधे हो जाएंगे, अनन्या शर्मा ने कहा। अर्जुन सक्सेना ने उसके गंभीर चेहरे को देखा और अनिच्छा से अपना हाथ उठाया और आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, मैं समीक्षा करूंगा। मैं देख रहा हूं कि पाठ्यक्रम का अधिकांश भाग अभ्यास परीक्षा के लिए है, लेकिन इस वर्ष व्यावसायिक कक्षा की परीक्षा है और शिक्षक ने हमें पहले से प्रश्नपत्र नहीं भेजे। ठीक है, मैं वॉल्यूम लेकर आती हूं, अनन्या शर्मा ने कहा। होह, अर्जुन सक्सेना ने आश्चर्य व्यक्त किया। अनन्या शर्मा ने गर्व से कहा, तुम्हारी मध्यावधि परीक्षा के लिए मैंने तुम्हारी व्यावसायिक पुस्तक पहले ही पढ़ ली है और कुछ ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्नपत्र और परीक्षा के प्रश्न भी संकलित कर लिए हैं। समय आने पर प्रश्न जमा करने का काम मुझे सौंप दिया जाएगा और मैं तुम्हारी देखरेख और पढ़ाई का मार्गदर्शन करूंगी। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मेरी पत्नी, जो एक स्कॉलर है, के द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच करने के बाद मुझे लगता है कि मेरी परीक्षा स्थिर है। गुरु द्वार खोल देते हैं और साधना आप पर निर्भर है। अर्जुन सक्सेना, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको खुद इसकी समीक्षा करनी होगी। मैं अगले हफ्ते आपके साथ रहूंगा, आइए मिलकर कड़ी मेहनत करें। इसलिए सोमवार से ही अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने अपना अधिकांश समय छोटे बेडरूम में समीक्षा करने में बिताया। मेज़ पर प्रोफेशनल किताबें और टेस्ट पेपर रखे थे। अनन्या शर्मा ने सबसे पहले अर्जुन सक्सेना के लिए ज़रूरी ज्ञान के बिंदु छांटे और बुधवार को टेस्ट पेपर पर अभ्यास शुरू करने की योजना बनाई। अपनी समीक्षा के कारण तीनों छोटे लड़के अपने माता पिता को तब तक नहीं देख पाते जब तक वे खाना नहीं खा रहे होते। पहला दिन तो ठीक रहा। मंगलवार की सुबह छोटे बच्चे शांत नहीं बैठ पा रहे थे। तीनों नन्हे शावक जोर जोर से रो रहे थे, अपने माता पिता को अविश्वास से पुकार रहे थे। तीनों मौसियां उन्हें ठीक से मना नहीं पा रही थीं। आम खिलौने लेना बेकार था, इसलिए वे बस बच्चों को गोद में लेकर दरवाज़ा खटखटा सकती थीं। अनन्या शर्मा ने तीनों चिपचिपे छोटे बच्चों को देखा और उन्हें छोटे से बेडरूम में रखने का फैसला किया। चाचियों को रेंगने वाला कंबल लाने और उसे फर्श पर बिछाने दिया और फिर छोटे बच्चों को उनके बगल में बैठने और खेलने दिया। बेटे बेटियों को देखकर अर्जुन सक्सेना का ध्यान तुरंत बंद गया। उन्होंने बच्चों की ओर देखा और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी जीभ से आवाज़ें निकालीं। कुछ सेकंड खेलने के बाद अनन्या शर्मा ने अचानक मेज पर हल्के से थपथपाया और कहा, ध्यान लगाओ। अर्जुन सक्सेना, हमारी समीक्षा व्यवस्था के अनुसार आप अभी कक्षा में हैं, बच्चे अभी भी छोटे और अज्ञानी हैं, और यदि वे हमारे साथ रहना चाहते हैं तो मैं उन्हें केवल कमरे में रहने दे सकता हूं, लेकिन आप उनके साथ नहीं खेल सकते। आपको अभी भी कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। अर्जुन सक्सेना के सामने का दृश्य देखकर उसे सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे वो मिडिल और हाई स्कूल के दिनों में वापस आ गया हो। उसके सामने अनन्या शर्मा एक सख्त टीचर लग रही थीं। अर्जुन सक्सेना को ये एहसास बड़ा अजीब लगता है। उसे तो ये भी लगता है कि अनन्या शर्मा अगर टीचर होती तो अच्छी लगती। वो बहुत खूबसूरत लगती हैं और जब सीरियस होती हैं तो टीचर जैसी लगती हैं। सच में लगती हैं। यदि जूनियर हाई और हाई स्कूल में पढ़ते समय मेरे पास अनन्या शर्मा जैसी सुंदर शिक्षिका होती तो उस समय मेरे ग्रेड बेहतर होते, है ना? यह नहीं कहा जा सकता कि यदि अनन्या शर्मा सचमुच उनकी शिक्षिका थीं तो उस समय वे प्रबल गुरु शिष्य प्रेम चाहते होंगे। मैंने आपसे पढ़ने और समीक्षा करने के लिए कहा, आप हर समय मुझे घूरते क्यों रहते हैं? क्या आप अधिक गंभीर हो सकते हैं? अनन्या शर्मा अचानक हंस पड़ी जब उसने देखा कि वह हर समय उसे घूर रहा था और मुंह बनाने से खुद को नहीं रोक सकी। अर्जुन सक्सेना ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, टीचर सू। जब अनन्या शर्मा ने उन्हें टीचर सू कहते सुना तो उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। ऐसा लगा जैसे वो रोल प्ले कर रहा हो। अभी तो वो बिल्कुल टीचर लग रहा था। हालांकि जब अर्जुन सक्सेना ये कहता था तो हमेशा अजीब लगता था। आखिरकार किसी देश के तारांकन 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 में तो कई सीन टीचर और स्टूडेंट से ही शुरू होते थे। ये सोचते ही अनन्या शर्मा का चेहरा अचानक लाल हो गया और एक जोड़ी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें अर्जुन सक्सेना को गुस्से से घूरते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी अच्छी तरह से समीक्षा करो। तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मुझे तुम्हारी परवाह नहीं।
इसके बाद उसने अपना सिर घुमाया और पानी का गिलास लेकर बाहर भाग गई। अर्जुन सक्सेना ने दरवाजे की ओर स्तब्ध होकर देखा, अचानक कुछ सोचा, सिर नीचे किया और हंस पड़े। ये छोटी बच्ची, तुम कहाँ जाना चाहती हो? ऐसा लगता है कि मैं उसे भविष्य में ऐसी गंदगी देखने के लिए नहीं ले जा सकता, और मैं ये सब उसकी निर्दोष पत्नी के सामने लाऊंगा। अगले कुछ दिनों में अनन्या शर्मा पूरी तरह से एक सख्त महिला शिक्षिका में बदल गईं और अर्जुन सक्सेना पर हर दिन कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने का दबाव बनाने लगीं। हालांकि हर रात यह स्थिति उलझ जाती और अर्जुन सक्सेना किसी खास शिक्षक पर दबाव डालते। काम और आराम के इस मेल ने अर्जुन सक्सेना को दिन में समीक्षा की तीव्रता को सहर्ष स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। बुधवार को परीक्षा का पेपर शुरू करते हुए अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को इसे पूरा करने का समय दिया, लेकिन बीच में ही के जिन अचानक रेंगते हुए आया। अर्जुन सक्सेना की पतलून की टांग खींची और खिलौना पकड़ लिया और चिल्लाया, पिताजी खेलो। उसके हाथ में गाजर और खरगोश का एक खिलौना था जो आवाज निकाल रहा था। आमतौर पर अर्जुन सक्सेना ही उनसे संपर्क करता था, इसलिए अब वह नन्ही बच्ची खिलौना लेकर अर्जुन सक्सेना के पास आई ताकि वह उसके साथ खेल सके। अनन्या शर्मा अभी अभी टॉयलेट गई है और रिया के साथ कोई नहीं था। नन्हे बच्चे को याद आया कि वो रोने वाला है, इसलिए अर्जुन सक्सेना को अपना पेन नीचे रखना पड़ा और अपनी बेटी के साथ खेलना पड़ा। जब अनन्या शर्मा वापस आई तो वह उस दृश्य को देखकर अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकी, जहां पिता और बेटी एक साथ अच्छा समय बिता रहे थे। अर्जुन सक्सेना, रिया के साथ कैसे खेली? पिछला पेपर तो तुम समय पर पूरा नहीं कर पाए और अब अपनी बच्ची के साथ खेल रही हो और बाद में पूरा भी नहीं कर पाओगी। अर्जुन सक्सेना ने कहा, कोई बात नहीं, अगर मैं इसे कुछ समय तक पूरा नहीं कर पाया तो मैं इसे दोपहर में भी जारी रखूंगा। तुम अभी यहाँ नहीं थे और रिया के साथ कोई नहीं खेल रहा था। वो छोटा सा बच्चा इस खिलौने से खेलना चाहता था, इसलिए वो मेरे पास आया और भौंकने लगा और मैं उसे रोते हुए नहीं देख सका। अनन्या शर्मा पास आई, खिलौना हाथ में लिया और बोली, फिर मैं रिया के साथ खेलूंगी, तुम अपना पेपर करना जारी रखो। अर्जुन सक्सेना ने अपनी पत्नी की ओर देखा और उसके पास कागजात तैयार करने के लिए वापस अपनी जगह पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। ऐसा करते हुए उसने जानबूझकर कहा, हमारी टीचर्सू बहुत सख्त हैं। खुशकिस्मती से मैं पहले से ही जूनियर हूं और अगले साल ग्रेजुएट हो जाऊंगा। आरव, आन्या, रिया, तुम तीनों को संभल कर रहना चाहिए। तुम्हारे पास आराम करने के लिए बस कुछ ही महीने हैं। आगे जब तुम स्कूल जाना शुरू करोगे तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा जैसा तुम अपने पापा के साथ करती हो। डर लग रहा है? अनन्या शर्मा ने उनकी बातें सुनी, मुस्कुराई और कहा, अर्जुन सक्सेना, बच्चों के सामने बकवास मत करो। मैं बहुत सख्त नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि आपके पास समीक्षा के लिए केवल एक सप्ताह है और थोड़ा घबराहट महसूस होती है, इसलिए आप तीव्रता इतनी बढ़ा देते हैं। उच्च। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, मैं समझता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे बारे में सोच रही है और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ। मैं बस बच्चों के साथ खेलता हूँ। जब उनके स्कूल जाने का समय होता है तब भी मुझे समझ नहीं आता कि सिरदर्द उन्हें है या हमें। अनन्या शर्मा ने बेवजह पूछा, हमें सिरदर्द क्यों हो रहा है? अगर बच्चे स्कूल जाने लगे तो रोजाना स्कूल जाएंगे। जब शिक्षक और सहपाठी उनके साथ होंगे तो हमें ज्यादा सुकून मिलेगा। समय तो बहुत है, पर हमें बच्चों को होमवर्क में मदद तो करनी ही है। क्या आपको नहीं पता कि बच्चों को होमवर्क सिखाना सिरदर्द है? अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा ने कहा, मुझे डर नहीं है, मेरे पास धैर्य है। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, पत्नी, मैं आपकी बात लिखने में आपकी मदद करूंगा। उम्मीद है आप मुंह पर थप्पड़ नहीं मारेंगी, पर मुझे इसकी ज्यादा चिंता नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे परिवार के तीनों नन्हे मुन्ने बहुत होशियार हैं और भविष्य में उन्हें सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा उनकी माँ अभी भी एक विद्वान है और पिता भी अपनी माँ की सतर्क शिक्षा के तहत एक विद्वान हैं। यह एक कदम आगे है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे बच्चे भविष्य में प्राथमिक विद्यालय में बदमाश जरूर बनेंगे। अनन्या शर्मा हंसते हुए बोली, अर्जुन सक्सेना, बच्चों के सामने ऐसा मत कहो। अगर वे इतने छोटे हैं तो उन्हें तानाशाह बना दोगे और उन पर दबाव पड़ेगा। अर्जुन सक्सेना ने कहा, कोई बात नहीं, वे अभी भी जुएबा का मतलब नहीं समझते हैं। आरव, आन्या, रिया, क्या तुम अपनी माँ की तरह बनना चाहते हो और भविष्य में एक शक्तिशाली विद्वान बनना चाहते हो? तीनों छोटे बच्चों ने अपने माता पिता की ओर देखा और भोली भाली मुस्कान बिखेरी। सोमवार से बुधवार तक अर्जुन सक्सेना मध्यावधि परीक्षा देने के लिए स्कूल गए। मैंने बुधवार सुबह आखिरी परीक्षा समाप्त कर ली और मुझे दोपहर में कक्षा जारी रखनी है। क्योंकि यह मध्यावधि परीक्षा है तथा जूनियर वर्ष में पहले की तुलना में कम व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, लगभग एक दिन में 2 परीक्षाएं होती हैं, इसलिए परिणाम बुधवार दोपहर को ही उपलब्ध होंगे।
दोपहर में कक्षा शुरू होने से पहले सभी लोग घबराहट के साथ मध्यावधि परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे। विक्रम पटेल ने अपने हाथ जोड़े और कहा, कृपया शिक्षकगण, कक्षा में मेरी सामान्य कर्तव्य निष्ठा को ध्यान में रखते हुए मुझे पासिंग अंक दे दीजिए। राहुल मेहता कमजोरी से मेज पर गिर पड़े और बोले, मुझे लगता है कि अब मेरे लिए किसी की पूजा करना बेकार है। मैंने जो लिखा है वह अनुमानतः 60 पॉइंट से भी कम है, और ये तो कहना ही क्या कि वह लेख अभी भी मेरे द्वारा ही लिखा गया है। अमित खन्ना ने उन दोनों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम दोनों से कहा था कि इसकी अच्छी तरह समीक्षा करो, लेकिन अगर तुम नहीं सुनते तो अब बेहतर है। सत्र समाप्त होने से बेहतर है कि मध्यावधि परीक्षा में फेल हो जाएं। आप सत्र समाप्त होने से पहले मेकअप परीक्षा दे सकते हैं और सत्र समाप्त होने के साथ साथ उसकी समीक्षा भी कर सकते हैं। मेकअप टेस्ट का मौका है। इस बार मेकअप टेस्ट पास करने पर आपके ग्रेजुएशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रेड पॉइंट बहुत अच्छे नहीं हैं। मेकअप टेस्ट के बाद ग्रेड पॉइंट की गणना 60 अंकों के हिसाब से की जाएगी। फैटी यांग, प्लीज़ बकवास बंद करो। क्या हमें इन बातों के बारे में पता नहीं? अब परीक्षाएं खत्म हो गई हैं, कुछ भी कहना बेकार है, वैसे भी बड़ी बात तो फेल होना ही है, राहुल मेहता ने कहा। विक्रम पटेल ने अपने बगल में खड़े अर्जुन सक्सेना से पूछा, भाई अर्जुन, टेस्ट में कैसा रहा? अर्जुन सक्सेना ने कहा, ये ठीक होना चाहिए। विक्रम पटेल एकदम दंग रह गए और बोले, अरे भाई अर्जुन, तुम तो हमसे ज़्यादा व्यस्त रहते हो और तुम्हारे पास रिव्यू के लिए भी कम समय होता है, लेकिन तुम्हें अपने ग्रेड्स की ज़रा भी चिंता नहीं है। क्या ये सिर्फ एक असाधारण प्रतिभा है? अमित खन्ना ने कहा, क्या प्रतिभा है? हमारे भाई अर्जुन की एक भाभी है जो घर पर समीक्षा करने में आपकी मदद करने के लिए एक विद्वान है। यहाँ मेरी भाभी के साथ पिछली फाइनल परीक्षा में भाई अर्जुन ने सीधे पूरी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और 8,000 रुपये की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति जीती। ये छोटी सी मध्यावधि परीक्षा भाई अर्जुन के लिए कोई समस्या नहीं है। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, अच्छा, घर पर तो सख्त बीवी है। जब उसने ये कहा तो उसका हृदय प्रसन्न होने से न रोक सका। अमित खन्ना और विक्रम पटेल को अभिव्यक्ति की बात पर प्रताड़ित किया गया। केवल राहुल मेहता ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मुझे अपने साथी को बताना होगा। भाई अर्जुन और भाभी की तरह एक दूसरे की निगरानी करें और एक साथ प्रगति करें। दोपहर की कक्षा खत्म होने से पहले ही मध्यावधि परीक्षा के नतीजे आ गए। उन्होंने सीधे स्कूल जाकर नतीजे देखे। अर्जुन सक्सेना ने एक विषय में 95 अंकों के औसत स्कोर के साथ सभी ग्रेडों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विक्रम पटेल ने 3 कोर्स में 60 अंक और 2 कोर्स में 70 से ज़्यादा अंक हासिल किए। वह बहुत खुश था और शिक्षकों का शुक्रगुजार था। अमित खन्ना, जो रिव्यू देने में कोई दिक्कत न हो, कि एक विषय में औसत अंक 65 थे। हालांकि यह ज़्यादा नहीं था, फिर भी वे पास हो गए। केवल राहुल मेहता ने मार्केटिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। परिणाम देखकर राहुल मेहता ने राहत की सांस ली, अपनी छाती थपथपाई और कहा, सौभाग्य से मैं केवल एक विषय में फेल हुआ। ये जानते हुए कि इस बार भी अर्जुन सक्सेना प्रथम स्थान पर है, सहपाठियों ने एक के बाद एक ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा। स्कूल की घास अब सचमुच आसमान छू रही है। विश्वविद्यालय ने न सिर्फ एक व्यवसाय शुरू किया है और खूब पैसा कमाया है, बल्कि पढ़ाई में भी कोई कमी नहीं आई है। पिछले सेमेस्टर में मैंने पूरी कक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया था और इस बार मध्यावधि परीक्षा में भी प्रथम स्थान पर हूँ। उत्कृष्ट लोग हमेशा हर तरह से हमसे बेहतर होते हैं। प्रथम स्थान जीतने के लिए स्कूल की घास को बधाए। आशीर्वाद की ध्वनि के बीच अर्जुन सक्सेना घर जाने के लिए कदम बढ़ाए। फूलों की दुकान के पास से गुजरते हुए उसके कदम कुछ देर के लिए रुक गए। फूलों की दुकान के चमकीले फूलों ने उसे अचानक अपनी पत्नी की याद दिला दी। इस बार वह पूरे ग्रेड में प्रथम स्थान जीतने में सक्षम था। इन दिनों उसकी पत्नी की गंभीर निगरानी के लिए धन्यवाद। उसने अपनी पत्नी को इस अच्छे परिणाम से आश्चर्यचकित करने का फैसला किया। जब अर्जुन सक्सेना घर लौटे तो अनन्या शर्मा छोटे से बेडरूम में काम में व्यस्त थीं। पिछले हफ्ते वह अर्जुन सक्सेना को समीक्षा करने के लिए कह रही थीं और एनिमेशन की प्रगति धीमी होने से नहीं रुक रही थी, इसलिए इस हफ्ते उन्होंने पिछले हफ्ते से कम हुई प्रगति को सुधारने के लिए ज़्यादा समय बिताने की योजना बनाई। भरेन, तीनों आंटियां लिविंग रूम में बच्चों के साथ खेल रही थीं और तीनों बच्चों ने अर्जुन सक्सेना को घर आते देखा और तुरंत उत्साह से चिल्ला उठे। अर्जुन सक्सेना ने एक गुलाब का फूल पकड़ा और बच्चों के लिए हूटिंग करने का इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। छोटे बच्चों ने इस इशारे को समझ लिया। अब वे चिल्लाना बंद कर दिए, बल्कि बाड़ के किनारे से चिपक गए और अर्जुन सक्सेना को देखकर सूरजमुखी की तरह खुशी से मुस्कुराने लगे। अर्जुन सक्सेना के हाथ में गुलाब का बड़ा गुलदस्ता देखकर आंटी वांग मुस्कुराईं और फुसफुसाते हुए बोलीं, सर, मैडम दूसरे बेडरूम में काम कर रही हैं। अर्जुन सक्सेना ने शब्द सुने। आरव, अन्या और रिया के छोटे चेहरों पर एक एक करके चुंबन किया।
और फिर फुसफुसाया, बच्चों, पिताजी पहले माँ को एक सरप्राइज देंगे और मैं बाद में तुम्हारे साथ खेलने आऊँगा। केशिन ने अर्जुन सक्सेना की बाहों में बड़े लाल गुलाब को देखा। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए एक हाथ से बाड़ को पकड़े हुए और दूसरे से गुलाब को खींच रही थी। ऐसा लगता है कि छोटे लड़के को लाल चीजें बहुत पसंद हैं। अर्जुन सक्सेना जल्दी से उठकर दूसरे बेडरूम में चला गया, लेकिन केशिन ने हुआ और उसके पिता को साथ जाते हुए देखा और छोटी लड़की अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। आंटी चेन ने उसे गले लगाया और धीरे से दिलासा दिया, केशिन अच्छी है, हम रिया को भी गुलाब पसंद है ना? लेकिन ये फूलों का गुच्छा तो पिताजी ने माँ को दिया था। जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमें भी गुलाब मिलेंगे। अर्जुन सक्सेना छोटे से बेडरूम में आए, दरवाजे पर खड़े होकर धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर आइए, अनन्या शर्मा की आवाज आई। उसने गुलदस्ता अपनी पीठ के पीछे रखा, दरवाजा खोला और घर में प्रवेश किया। अनन्या शर्मा डेस्क पर बैठे थे, उनके सामने कंप्यूटर और टैबलेट था और वे सिर झुकाकर गंभीरता से काम कर रहे थे। अर्जुन सक्सेना उसके पीछे आया और अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया। सांसों में जानी पहचानी खुशबू भर गई। अनन्या शर्मा के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसने धीरे से सिर उठाया और बोली, क्या तुम वापस आ गए? खैर, मध्यावधि चुनाव के नतीजे आ गए हैं। अनन्या शर्मा ने कहा, आपने पहला स्थान प्राप्त किया है ना? अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया और उसके कानों में एक सबवूफर जैसी आवाज गूंजी, पत्नी, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? अनन्या शर्मा ने कहा, जरूर, मुझे आप पर भरोसा है और मुझे खुद पर भी भरोसा है। पिछले हफ्ते की हमारी समीक्षा के अनुसार आपको पहला स्थान पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर, मैंने पूरी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अर्जुन सक्सेना ने कुछ भी नहीं बेचा। अनन्या शर्मा ने पलटकर खुशी से उसे गले लगा लिया। वाह अर्जुन सक्सेना, मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छे हो, है ना? ऐसा लगा जैसे उसका हाथ किसी अजीब चीज से टकराया हो। ये देखकर कि उसने गुलाब का फूल खोज लिया है, अर्जुन सक्सेना ने अपने पीछे रखा गुलाब का फूल निकाला और उसके सामने रख दिया। पत्नी, यह एक धन्यवाद उपहार है। चमकीले गुलाब ओस से सने हुए हैं और उनका रंग चमकीला और गतिशील है। कोई भी लड़की फूलों को मना नहीं कर सकती और अनन्या शर्मा भी इसका अपवाद नहीं है। अपने सामने रखे गुलाबों के बड़े गुलदस्ते को देखते हुए उसकी आंखें रात में आकाशगंगा की तरह चमक रही थीं, जिनमें अर्जुन सक्सेना की मुस्कान झलक रही थी। मेरा दिल मिठास और प्यार से थोड़ा तेज धड़कने लगा। शुक्रिया, अनन्या शर्मा ने खुश होकर कहा। तरह ही, अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। मुझे ये पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है। जब चाची वांग और अन्य लोगों ने अर्जुन सक्सेना को छोटे से शयन कक्ष में प्रवेश करते देखा तो उन्होंने तुरंत अपना सामान पैक किया और बच्चों को नीचे खेलने के लिए ले गए। जाने से पहले आंटी वांग ने दरवाजा खटखटाया और अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को बताया, सर, मैडम, आइए बच्चों को नीचे घुमाने ले चलें और हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। इस समय अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना की बाहों में बैठी थी। उसके गाल गुलाबी थे और उसकी सांसें थोड़ी थोड़ी फूल रही थीं। चाची वांग की बातें सुनकर उन्होंने जल्दी से अपना सिर अर्जुन सक्सेना की बाहों में छिपा लिया, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने अपना चेहरा बदले बिना जवाब दिया, ठीक है। बाहर दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनकर अनन्या शर्मा ने शर्माते हुए अर्जुन सक्सेना की छाती पर हाथ फेरा और बोली, अर्जुन सक्सेना, तुम्हें लगा कि आंटियों ने कुछ सुना? मैंने कहा कि रात को जब आंटियां चली जाएंगी और बच्चे सो जाएंगे तो चलो। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, अनन्या, हमारे घर का ध्वनि इंसुलेशन अभी भी अच्छा है और मौसियों को इतनी अच्छी सुनने की शक्ति नहीं है। अनन्या शर्मा ने मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर वे क्यों छिप गए? वे तो साफ तौर पर हमें जगह दे रहे हैं। अर्जुन सक्सेना बोला, तीनों आंटियां आ गई हैं। मुझे गुलाब लेकर आते देख पता नहीं आगे क्या होगा। अनन्या, तीनों आंटियां पहले से ही परिपक्व नानी हैं। उन्हें पता है कि कब क्या करना है। उनकी दयालुता ने हमें धोखा दिया है। बाहर ठंड है। अर्जुन सक्सेना की बात खत्म होने के बाद वह अनन्या शर्मा को सीधे मास्टर बेडरूम में ले गए। शाम को अर्जुन सक्सेना ने स्टेक तलने और पश्चिमी भोजन बनाने की तैयारी की। उन्होंने चाचियों से आज शाम 6 बजे के बाद घर जाने को कहा क्योंकि वह चाहते थे कि पूरा परिवार एक साथ मिलकर जश्न मनाए। लिविंग रूम में अनन्या शर्मा फूल सजा रही हैं। ताज़े गुलाब काटकर एक फूलदान में रखे हैं जो लंबे समय तक टिक सकता है। 3 छोटे बिंदु उसे घेरे हुए थे और उत्सुकता से उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। अनन्या शर्मा ने कैंची को ऊंचा उठाया ताकि कोई शरारती बच्चा उस पर न चढ़ जाए और उसे चोट न लग जाए। केशिन को गुलाब बहुत पसंद हैं। अनन्या शर्मा के हाथ में फूल देखकर उसने उंगली बढ़ाकर कहा, माँ, माँ। अनन्या शर्मा ने अपनी बेटी की ओर देखा और उसे धीरे से सिखाया, केशिन, यह एक फूल है, गुलाब। फा, फा, केशिन ने इससे सीखा। ये हुआ है। फा, फा।
अनन्या शर्मा ने अपनी बेटी का उच्चारण सुना और मुस्कुराते हुए कई बार उसे सही किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी बेटी फाफा के उच्चारण में बहुत उलझी हुई थी और वह उसे बदल नहीं पा रही थी। वह निराश नहीं है। छोटे बच्चों को भाषा सीखने में अभी लंबा रास्ता तय करना है। 3 साल की उम्र से पहले कई बच्चों को उच्चारण में समस्या होती है। जैसे जैसे वे बड़े होंगे उन्हें इसका एहसास होगा और वे इसे सुधार लेंगे। अपने घर पर अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने नानी और आंटियों को विशेष रूप से निर्देश दिया कि वे बच्चों के सामने मंदारिन भाषा में बातचीत करें। तीनों आंटियां मुंबई से हैं। वैसे तो वे बोलियों में बात करने की आदी हैं, लेकिन अब बच्चे बोलना सीख रहे हैं। भविष्य में उनके उच्चारण को मानक बनाने के लिए उन्हें मंदारिन में पढ़ाना बेहतर होगा। दोनों पक्षों के माता पिता भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। अनीता सक्सेना, सुनील सक्सेना और सक्सेना माता पिता वीडियो खोलकर बच्चों से मंदारिन भाषा में बात करने की कोशिश करेंगे। अब बच्चे सरल शब्द पुकारते और बोलते हैं, कुछ अस्पष्टता के अलावा और कोई समस्या नहीं है। माँ, बाल चाहिए। केशिन ने उसके छोटे हाथ को थपथपाया और कहा। ये सुनकर अनन्या शर्मा ने फूल सजाते हुए कहा, केशिन सही कह रहे हैं, हम भेजना चाहते हैं। हमारे पूरे परिवार को भेजना है। ये देखकर कि अनन्या शर्मा उसकी बात नहीं समझ पाए कि जिन जल्दी से अनन्या शर्मा की ओर रेंगते हुए गया, उसका हाथ खींचा और खड़े होने की कोशिश की। फाफा, फाफा, छोटा लड़का गुलाब पर चिल्लाता रहा। अनन्या शर्मा ने अपनी बेटी की निगाहों में देखा और असमंजस में पूछा, केशिन, क्या तुम्हें ये फूल चाहिए? फाफा, केशिन ने रोज की ओर इशारा किया। अनन्या शर्मा थोड़ी हैरान हुई और बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे परिवार रिया को इतनी कम उम्र में गुलाब पसंद आएंगे। माँ, इसे अपने लिए ले आओ। गुलाब पर कांटे थे, इसलिए अनन्या शर्मा ने प्रकंद को थोड़ा सा काटा और अपनी उंगलियों से छूकर यह सुनिश्चित किया कि गुलाब कांटेदार न हो, फिर उसे रिया को दिया। केशिन, जिसे वह मिल गया जो वह चाहती थी, बहुत खुश थी। उसने अपने पसंदीदा फाफा को कसकर पकड़ लिया और उसके प्यारे छोटे चेहरे पर एक खुशी की अभिव्यक्ति दिखाई दी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही और जल्द ही उस छोटे लड़के ने पाया कि उसके हाथों में गुलाब एक एक करके पंखुड़ियों में बदल गए थे। जमीन पर गिरती पंखुड़ियों और हाथों में फाफा को देखकर केशिन का छोटा सा मुंह खुला का खुला रह गया और वह अचानक फूट फूट कर रोने लगी। अनन्या शर्मा ने जल्दी से अपनी बेटी को गोद में लिया और धीरे से दिलासा देते हुए कहा, क्या बात है बेबी? माँ ने तुम्हें पहले ही गुलाब नहीं दिए थे क्या? तुम अचानक उदास क्यों हो? फाफा, नहीं, फाफा हो या ना हो, वो छोटे लड़के ने उदास होकर जमीन पर पड़ी गुलाब की पंखुड़ियों की ओर इशारा किया। अनन्या शर्मा समझ गईं। उन्होंने अपनी बेटी को आश्वस्त करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, गुलाब की पंखुड़ियां गिर गई हैं, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा बच्चा इसे बहुत कसकर पकड़े हुए है। फूल बहुत नाजुक होते हैं और बच्चे की हथेली में आसानी से गिर जाते हैं। कोई बात नहीं रिया, बच्चा अभी बहुत छोटा है। मैंने गलती से हुआ तोड़ दिया और हुआ बच्चे पर नाराज नहीं होगा। माँ तुम्हें एक नया ला कर देंगी और वह तुम्हें पहना देंगी ताकि तुम गर्भवती न हो जाओ। अनन्या शर्मा ने फिर से गुलाब का एक गुच्छा काटा। इस बार उसने फूल सीधे बच्ची को देने के बजाय रिया के कानों में लगा दिए। तभी अनन्या शर्मा आईना लेकर आई और केशिन से बोली, केशिन, देखो तुमने फूल पहने हैं। हाल ही में शिशुओं में आत्म जागरूकता विकसित करने के लिए अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा अक्सर तीनों बच्चों को आईने में देखने के लिए ले जाते हैं। तीनों नन्हे मुन्नों को भी यह खेल बहुत पसंद आया। खुद को आईने में देखकर वे हंसे बिना नहीं रह सके। इस समय केशिन ने खुद को आईने में गुलाब पहने हुए देखा। उसके छोटे चेहरे पर अभिव्यक्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर वह अचानक हंसी में फूट पड़ी। उसने आईने में खुद की ओर इशारा करते हुए कहा, फाफा खैर, बच्ची ने फूल पहने हैं। अनन्या शर्मा ने अपनी बेटी की ओर देखा और उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ उठाया। छोटा लड़का खुशी से मुस्कुराया। जब अनन्या ने अपनी बहन को हुआ पहने देखा तो वह भी एक लेने के लिए उत्सुक हो गई। अनन्या शर्मा असल में आरव के लिए भी एक लेना चाहती थी, लेकिन लड़का होने के नाते आरव अपनी बहनों की पसंद को समझ नहीं पाया। उस लड़के के चेहरे पर एक बेरुखी सी दिख रही थी। अनन्या शर्मा का मानना है कि बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और इतनी कम उम्र में ही उनकी पसंद में लिंग भेद होने लगता है। उन्होंने आन्या और रिया की गुलाब के फूल पहने हुए खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की और फिर उन्हें परिवार के ग्रुप में पोस्ट कर दिया, जिसे माता पिता से काफ़ी प्रशंसा मिली। शाम को परिवार ने खुशी खुशी मोमबत्ती की रोशनी में डिनर किया। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना ने स्टेक वेस्टर्न खाना खाया। बच्चे मेज पर बैठकर मोमबत्ती की रोशनी में अपना अपना पूरक भोजन खा रहे थे। सारी रात के शिंग गुलाब पहने रही और फूल बीच में ही गिर गए। छोटे बच्चे ने तुरंत खाना बंद कर दिया। जमीन पर पड़े गुलाबों की ओर इशारा करके फाफा चिल्लाया। अनन्या शर्मा को उसे फिर से उठाकर अपने कान पर रखना पड़ा।
लगता है मेरे परिवार रिया को गुलाब पहनना बहुत पसंद है, अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन सक्सेना ने अपनी छोटी बेटी की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। छोटी बच्ची जानती है कि उसे सुंदरता पसंद है। अगली सुबह राजेश कुमार फिर दरवाजे पर आए। इस बार अर्जुन सक्सेना को देखकर उनका रवैया और भी सम्मानजनक हो गया। मास्टर किन, इस बार यह वास्तव में आपका धन्यवाद है। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, बॉस निंग, क्या नया स्टोर लगभग तैयार है? राजेश कुमार ने सिर हिलाया, गंभीरता से निमंत्रण पत्र निकाला और दोनों हाथों से उसे आगे बढ़ाया। मास्टर किन, नए स्टोर का उद्घाटन समारोह अगले महीने की 2 तारीख को होगा, यानी 3 दिन बाद। कृपया अपनी पत्नी के साथ इसका आनंद लें और अपने बच्चों को भी इस जीवंत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए साथ लाएं। बधाई हो, हम समय पर वहां पहुंच जाएंगे, अर्जुन सक्सेना ने कहा। ये देखकर कि अर्जुन सक्सेना ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, राजेश कुमार ने राहत की सांस ली और उत्साहित होकर कहा, मास्टर किन, इस बार हमारे नए स्टोर का सुचारू रूप से खुलना वास्तव में मास्टर किन के मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। मास्टर किन की याद दिलाने पर मैंने नए स्टोर का सारा सामान जीलान को सौंप दिया। सच कहूं तो इस बार मैंने लगभग तबाही मचा ही दी थी। इसके बाद राजेश कुमार ने अर्जुन सक्सेना को परसों जो हुआ उसका सजीव वर्णन किया। घटना का कारण स्टोर में सजावट की समस्या है। राजेश कुमार और प्रिया मेहता पिता पुत्री हैं और उनकी प्रशंसा का स्तर बिल्कुल एक जैसा नहीं है। जूडी क्वान होटल की प्रभारी होने के नाते प्रिया मेहता होटल की सजावट के मामले में युवाओं की राह पर चलना चाहती हैं। होटल के सामने एक बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया गया है। प्रिया मेहता के कहने का मतलब है कि उनका होटल अभी दिसंबर में ही खुला है और दिसंबर में क्रिसमस और नए साल का त्योहार भी होता है। उत्सव का माहौल बनाने के लिए आप होटल खुलने पर ही एक बड़ा क्रिसमस ट्री लगा सकते हैं और 2 त्योहारों का इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद उस पेड़ को दूसरी जगह लगा दें। राजेश कुमार को लगता है कि यह बेवजह है। क्रिसमस साल का बस एक दिन होता है। इस दिन के लिए एक बड़ा पेड़ लगाने से न सिर्फ जगह कम होगी बल्कि बहुत सारे लोग भी आकर्षित होंगे। उसके बाद उसे हटा दिया जाएगा। कहिए, इससे ज़्यादातर परेशानी ही होगी। इस बात पर बाप बेटी में बहस हो गई और कोई भी एक दूसरे को समझा नहीं पाया। आखिर में प्रिया मेहता अपने पिता को सिर्फ वही बता पाई जो अर्जुन सक्सेना ने कहा था। उस समय जब अर्जुन सक्सेना होटल देखने आए तो उन्होंने कहा कि इस बार प्रिया मेहता को होटल में हर चीज़ का ध्यान रखना सिखाना चाहिए। हालांकि राजेश कुमार का समझौता नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन सक्सेना की बातों को याद करते हुए वे अंत में समझौता ही कर सके। परिणामस्वरूप इस समझौते के कारण एक बड़ी आपदा टल गई। परसों सुबह राजेश कुमार और प्रिया मेहता नए स्टोर के नवीनीकरण परियोजना के अंतिम चरण को देख रहे थे। दरवाजे पर बड़ा सा क्रिसमस ट्री पहले से ही लगा हुआ था। जब राजेश कुमार ने पेड़ को देखा तो उन्हें अब भी लगा कि यह फैसला नासमझी भरा था, लेकिन आधे घंटे बाद ही उस पेड़ ने सचमुच उन्हें और होटल को बचा लिया। तभी सड़क पर एक कार के ब्रेक फेल हो गए और अचानक उनके होटल की तरफ तेजी से बढ़ी। राजेश कुमार होटल के सामने खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। जब उन्होंने कार को तेजी से आते देखा तो वे एकदम डर गए और एक कदम भी नहीं चल पाए। जब लोग अत्यधिक तनावग्रस्त होते हैं तो उनका शरीर अकड़ जाता है। ये देखते हुए कि कार उसे टक्कर मारने वाली थी और उसे टक्कर मारने के बाद ये होटल की लॉबी में भी घुस सकती थी, इसलिए वह और उनकी नई दुकान की सजावट पूरी तरह से नष्ट हो जाती। और नया स्टोर अभी तक खुला नहीं है, ऐसी बात का सामना करना स्पष्ट रूप से बहुत अशुभ है। यह अनुमान लगाया जाता है कि अगर यह खोला भी जाता है तो हर कोई इस मामले पर चर्चा करेगा और सोचेगा कि इस होटल का फेंग शुई अच्छा नहीं है। इस महत्वपूर्ण क्षण में कार ने संभवतः दरवाजे पर क्रिसमस का पेड़ देखा, इसलिए उसने जल्दी से एक तेज मोड़ लिया और क्रिसमस के पेड़ से टकरा गई। ये क्रिसमस ट्री 8 मीटर ऊंचा है, लेकिन बहुत मोटा है। हालांकि इसे अभी अभी रोपा गया है, इसकी जड़ें बहुत बड़ी हैं और जड़ें मिट्टी में गहराई तक धंसी हुई हैं। कार के क्रिसमस ट्री से टकराने के बाद पूरा पेड़ धराशायी हो गया, लेकिन गिरा हुआ पेड़ का तना कार के आगे अटका रहा। लगभग 1 मीटर आगे बढ़ने के बाद ब्रेक फेल होने से कार आखिरकार रुक गई। राजेश कुमार को जिंदगी भर के डर से उबरने में काफ़ी वक्त लगा। उन्होंने ऊपर देखा तो उनकी बेटी पहले से ही आगे की जिम्मेदारियां संभालने के लिए वहां मौजूद थी। कार का मालिक सामने रखे क्रिसमस ट्री के लिए बहुत आभारी था और कह रहा था कि अगर ऐसा कोई पेड़ न होता तो मुझे डर है कि इसके अपरिवर्तनीय परिणाम होंगे। राजेश कुमार को होश आया और सबसे पहले उन्होंने अर्जुन सक्सेना को धन्यवाद देना चाहा। यद्यपि क्रिसमस ट्री को दूसरे स्थान पर लगाने का विचार उनकी बेटी का था, लेकिन अंतिम विश्लेषण में अर्जुन सक्सेना सर्वश्रेष्ठ थे। अर्जुन सक्सेना को पता चल गया कि होटल के साथ उसकी अनबन चल रही है और उसकी बेटी ने नए होटल का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। ऐसा नहीं था कि मास्टर किन ने पहले से कोई संकेत दे दिया था।
शायद उसका नया स्टोर खुल ही न पाए और उसकी जान भी जा सकती थी। ये सोचकर वह तुरंत अर्जुन सक्सेना को ढूंढना चाहता था, लेकिन प्रिया मेहता ने कहा कि इस तरह से जाना उचित नहीं है और उन्होंने उनसे कहा कि वे शादी का निमंत्रण पत्र छपने तक एक दिन प्रतीक्षा करें और उसे व्यक्तिगत रूप से अर्जुन सक्सेना को भेजें। राजेश कुमार को विनम्रता महसूस हुई, इसलिए उन्होंने आज निमंत्रण भेज दिया। पूरा मामला सुनकर अर्जुन सक्सेना बोले, बॉस निंग का परिवार भाग्यशाली लोग हैं। अगर यह विपत्ति टल गई तो होटल जरूर सुचारू रूप से खुल जाएगा। राजेश कुमार ने अर्जुन सक्सेना की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। इस बार ये वास्तव में मास्टर किन की बदौलत है। फेंग शुई में आपकी उपलब्धि वाकई बहुत ऊंची है। होटल का नवीनीकरण हो चुका है और वह खुलने वाला है। दरअसल मैं आज यहाँ हूँ और मैं अभी भी मास्टर किन से एक बात पूछना चाहता हूँ। बॉस निंग, आपका स्वागत है, अगर आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए। अर्जुन सक्सेना ने कहा, मास्टर किन, मुझे फेंग शुई के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि यह फेंग शुई ब्यूरो जेंझाई वांगझाई के लिए बहुत कारगर है। मैं मास्टर किन से हमारे नए स्टोर के लिए एक फेंग शुई ब्यूरो बनवाने का अनुरोध करना चाहूँगा। मैंने पिछली बार होटल की लोकेशन देखी थी और आपको बता भी चुका हूँ कि किन बातों पर ध्यान देना है। अर्जुन सक्सेना ने कहा। राजेश कुमार मुस्कुराए और बोले, हाँ, मास्टर किन ने पिछली बार मुझे बहुत सलाह दी थी। हमने सारी सजावट आपके कहे अनुसार ही की थी, लेकिन ये होटल खुलने वाला है। मैं एक अच्छा फेंग शुई ब्यूरो बनना चाहता हूँ। मास्टर किन, ईमानदार होने के लिए यह नया स्टोर मेरे जीवन की अधिकांश बचत को इसमें डालने के लिए नहीं है। स्वाभाविक रूप से मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द से जल्द मुनाफा कमा सकूं। मेरे पास अब ज़्यादा पैसा नहीं बचा है। 2 मिलियन कृपया मास्टर किन से पूछें। मुझे पता है कि कुछ उपयुक्त नहीं है, लेकिन मैं मास्टर किन से एक एहसान मांगना चाहूँगा। अर्जुन सक्सेना उसकी बात समझ गए और बोले, समझ गया, कोई बात नहीं। मैं उद्घाटन समारोह देख लूँगा और आपके लिए एक फेंग शुई ब्यूरो डिज़ाइन कर दूँगा। धन्यवाद मास्टर किन। धनराशि अभी भी आपके सांकिंझाई कॉर्पोरेट खाते में स्थानांतरित की जाएगी। होटल की स्थिति ठीक होने के बाद मैं मास्टर किन को एक बड़ा लाल लिफाफा दूंगा। इस बार मैं सबसे पहले मास्टर किन को आजीवन मुफ्त होटल का अधिकार देने का वादा करूंगा। मैं मास्टर किन से मदद मांग रहा हूं। राजेश कुमार ने पैसे दिए और चला गया। अनन्या शर्मा बगल वाले बैच से बाहर आने से पहले उसके जाने का इंतजार करती रही। अर्जुन सक्सेना के मोबाइल पर आए मैसेज को देखकर खुश होकर बोली, अर्जुन सक्सेना, तुम कमाल हो, एक ही झटके में पैसे कमा सकते हो। 2 करोड़, हम 60 मिलियन के साथ एक नया घर खरीदने के एक कदम और करीब हैं। 2 दिसंबर को जूड होटल का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। अर्जुन सक्सेना एक नई कार चलाकर अपनी पत्नी और बच्चों को उद्घाटन समारोह में ले गए। नए होटल की मालकिन प्रिया मेहता सुबह सुबह ही दरवाजे के बाहर थीं और राजेश कुमार भी पीछे के रसोईघर का काम निपटाने के बाद मेहमानों का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आ गए। आज बहुत सारे लोग आए और विश्वविद्यालय शहर जुडैक्वान के वीआईपी उपयोगकर्ताओं को निमंत्रण मिले और हॉल बहुत जीवंत था। अर्जुन सक्सेना ने कार पार्क की और जैसे ही वह अपनी पत्नी, बच्चों और नानी के साथ कार से बाहर निकले, प्रिया मेहता ने उन्हें तेजी से देखा और तुरंत राजेश कुमार को अपनी ओर खींच लिया। मास्टर किन, श्रीमती किन, हमारे होटल के उद्घाटन समारोह में आपके परिवार का स्वागत है। आपने पूरी मेहनत की है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, शुक्र है, 1 घंटे की ड्राइव करके आ गया। क्या मेरा ऑर्डर किया हुआ उपहार आ गया है? प्रिया मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, ये यहाँ है, ये पहले से ही वहाँ है और फूलों की टोकरियाँ पहले से ही हमारे होटल के सामने रखी गई हैं। मेरे साथ अंदर आओ, बाहर तेज हवा चल रही है, बच्चों को मत उड़ाओ। अर्जुन सक्सेना और बाकी लोग अपने पिता और बेटी के साथ होटल में दाखिल हुए। अर्जुन सक्सेना ने 5,000 रुपये का एक बड़ा लाल लिफाफा पकड़ा दिया, लेकिन प्रिया मेहता ने उसे लेने से इनकार कर दिया। मास्टर किन, आप हमारे होटल के उपकारक हैं। अगर हम आपका लाल लिफाफा स्वीकार कर लें तो यह अनुचित होगा। अर्जुन सक्सेना ने कहा, मिस निंग, आज नया स्टोर खुल रहा है। आइए हम भी इस मस्ती में शामिल हों। लाल लिफाफे तो मज़े के लिए ही हैं। अगर आप जश्न मनाना चाहती हैं तो इसे स्वीकार करना चाहिए। राजेश कुमार ने फिर भी इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा, मास्टर किन, हम वास्तव में आपके पैसे स्वीकार नहीं कर सकते। अर्जुन सक्सेना को जिद करते देख प्रिया मेहता ने कहा, ठीक है, ये लाल लिफाफा हमारे होटल के लिए मास्टर किन के आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है, तो मैं होटल के बजाय इसे स्वीकार करूंगी। पापा, आप मास्टर किन के परिवार को अंदर ले जाए और अंकल शी के साथ मेज पर बैठिए। वे सभी परिचित लोग हैं। राजेश कुमार ने अपनी बेटी की ओर देखा, मुन्ने और अर्जुन सक्सेना को लॉबी में ले गए।
जब अर्जुन सक्सेना और उनके परिवार को उस स्थान पर भेजा गया, तो जब राजेश कुमार वापस आए तो वे अपनी बेटी को दोषी ठहराने से खुद को नहीं रोक सके। जिलान, तुम मास्टर किन का लाल लिफाफा कैसे स्वीकार कर सकती हो? इस बार मास्टर किन की बदौलत हमारा होटल एक खराब स्थिति को अच्छी स्थिति में बदल पाया, और मैंने मास्टर किन से हमारे होटल के लिए एक फेंग शुई ब्यूरो की व्यवस्था करने के लिए कहा। मैंने जो पैसे दिए थे वे ज़्यादा नहीं थे। मुझे पता है कि हाल ही में हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, लेकिन किन, हम मास्टर का लाल लिफाफा भी स्वीकार नहीं कर सकते। प्रिया मेहता ने अपने पिता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मास्टर किन ने हमें एक लाल लिफाफा दिया है, हम उन्हें दरवाजे पर ही स्वीकार नहीं कर सकते, है ना? मैं जानता हूं कि मास्टर किन हमारे होटल के बड़े दानदाता हैं और हम उनका पैसा नहीं ले सकते, इसलिए जब वे बाद में चले जाएं, तो आप तीनों बच्चों के लिए 10,000 रुपये का एक लाल लिफाफा सील करके वापस कर सकते हैं। राजेश कुमार ने सोचा, सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने राहत भरी नज़रों से अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, जीलान, मैंने पाया कि अब तुम सचमुच बड़ी हो गई हो और मानवीय रिश्तों और परिष्कार के मामले में तुम मेरे पिताजी से बेहतर हो। प्रिया मेहता ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी ने मुझे बेहतर सिखाया। रेस्तरां में जब अर्जुन सक्सेना का परिवार बैठ गया तो मेज पर माहौल तुरंत जीवंत हो गया। आज सुनील सक्सेना की पत्नी वान जियाओयंग भी आईं। उन्होंने अर्जुन सक्सेना के बारे में पहले सुना था और इस मास्टर किन के बारे में बहुत उत्सुक थीं। उन्हें पता था कि आज उद्घाटन समारोह में अर्जुन सक्सेना परिवार आएगा, इसलिए उन्होंने सुनील सक्सेना से उन्हें भी साथ ले जाने को कहा। वान जियाओयंग ने अर्जुन सक्सेना के परिवार को अपनी आंखों में थोड़ा आश्चर्य के साथ देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर किन इतना युवा होगा। सुनील सक्सेना अर्जुन सक्सेना से मिलने के बाद घर लौटे और उन्हें अर्जुन सक्सेना के महान कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अर्जुन सक्सेना युवा और होनहार थे, लेकिन उन्होंने जो सुना वह उनकी देखी हुई बातों से कहीं कम चौंकाने वाला था। वहां पर सुनील सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना का अभिवादन किया। वान जियाओयंग ने जल्दी से अपने पति को चुटकी ली। सुनील सक्सेना ने तुरंत कहा, मास्टर किन, यह मेरी पत्नी है। अर्जुन सक्सेना ने वान जियाओयंग की तरफ देखा। ये पहली बार था जब वे मिले थे, लेकिन अर्जुन सक्सेना को याद आया कि जब सुनील सक्सेना ने पहली बार उसे वह घर खरीदने के लिए बुलाया था तो उसने कहा था कि उसकी पत्नी को वह घर बहुत पसंद आया है। इसलिए इसे ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है जिसने इसके बारे में सुना है। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाकर कहा, श्रीमती वांग, मास्टर किन, मैं लंबे समय से आपके नाम की प्रशंसा करता रहा हूं। आखिरकार आज मैंने आपको देखा। ऐसा लगता है कि मेरे परिवार शिवेई ने जो कहा वह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मास्टर किन वास्तव में एक युवा प्रतिभा है। ये मिसेस किन है ना? ये महिला इतनी खूबसूरत है कि मास्टर किन के लिए एकदम सही जोड़ी है। अरे, ये आपके परिवार का 3 बच्चा है। ये तो बहुत दुर्लभ है। वान जियाओयंग जब 3 प्यारे छोटे खजानों को देखा तो वह स्थिर नहीं बैठ सकी और तुरंत बच्चों को देखने के लिए दौड़ी। शी रोंगहो के बगल में बैठा बेटा शी लिनमिंग भी शांत बैठने में असमर्थ था। शी लिनमिंग दिल ही दिल में अर्जुन सक्सेना की तारीफ करता है। अगर अर्जुन सक्सेना ने उसे नहीं खींचा होता तो वह अभी भी उस हिजड़े की पूर्व प्रेमिका के साथ खेल रहा होता। इसलिए जैसे ही अर्जुन सक्सेना आए, वह अपने पिता के पीछे पीछे अर्जुन सक्सेना का आदरपूर्वक अभिवादन करने गए, लेकिन इस समय वह शांत नहीं बैठ सकते थे। प्रिया मेहता को बाहर व्यस्त देखकर वह जल्दी से जाकर मदद करना चाहता था। बेशक शी रोंगहो अपने बेटे के मन की बात जानता था, लेकिन अर्जुन सक्सेना के आने से पहले शी रोंगहो अर्जुन सक्सेना के आने का इंतजार करना चाहता था और अपने बेटे से अर्जुन सक्सेना को नमस्ते कहने के लिए कहना चाहता था। आखिरकार उसके बेटे के लिए भविष्य में उससे ज्यादा संपर्क बनाए रखना ही बेहतर होगा। अब जब अभिवादन समाप्त हो गया है, शी लिनमिंग फिर से अनुपस्थित दिखते हैं। शी रोंगहो ने कहा, ठीक है, मास्टर किन को यहाँ हंसने मत दो। अगर तुम चाहो तो मदद करने के लिए नीचे जाओ। जब शी लिनमिंग ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बहुत खुश हुआ और वह खड़ा हो गया और जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले वह अर्जुन सक्सेना के पास गया और कहा, मास्टर किन, मुझे माफ़ करें, झीलन आज बहुत व्यस्त है, मैं उसकी मदद करने जाऊंगा। एक युवा व्यक्ति के रूप में जो अपनी पत्नी से भी प्यार करता है, अर्जुन सक्सेना शी लिनमिंग की वर्तमान मनोदशा को समझता है, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, आगे बढ़ो। शी रोंगहो ने अपने बेटे की पीठ की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, मास्टर किन, मैं आपको एक मजाक दिखा रहा हूँ। ये बच्चा हमेशा बहुत लापरवाह रहता है और बिल्कुल भी बड़ा नहीं लगता। अर्जुन सक्सेना ने कहा, बॉस शी, मुझे लगता है कि यंग मास्टर लिंग परिपक्वता की निशानी है। अपनी प्रेमिका के साथ अच्छा व्यवहार करना एक पुरुष की जिम्मेदारी है।
ये कहते हुए उन्होंने अपने बगल में बैठी अनन्या शर्मा की ओर देखा। उनकी आंखों में स्नेह और प्यार साफ दिखाई दे रहा था। सबके सामने स्नेह दिखाते हुए अनन्या शर्मा थोड़ी शर्मा गई। उसने अपना सिर नीचे किया और अर्जुन सक्सेना का हाथ हल्के से दबाते हुए धीमी आवाज में कहा, अर्जुन सक्सेना, खुद को संभालो। वान जियाओयन, जो उसके बगल में बच्चों के साथ खेल रही थी, मुस्कुराई और बोली, मास्टर किन और श्रीमती किन का रिश्ता भी बहुत अच्छा है, जो वास्तव में ईर्ष्यापूर्ण है। हर कोई लगभग एक ही मास्टर किन है और सबका ध्यान भी अर्जुन सक्सेना परिवार पर है। बात उसी के इर्द गिर्द है। जाहिर है, उन्हें लगता है कि अर्जुन सक्सेना परिवार ही चर्चा का केंद्र है। बातचीत करते हुए देर से आने वाले लियांग गुआंगुलाई पीछे से आए और सीधे अर्जुन सक्सेना के पास जाकर बोले, मास्टर किन, बहुत दिन हो गए। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और सिर हिलाया और वहां मौजूद शी रोंगहो ने अभिवादन किया। लाओ लियांग, तुम आ गए। यहाँ आओ, मास्टर किन के पास रहो। शी रोंगहो पहले आ गए थे और पहले अर्जुन सक्सेना के बगल में बैठे थे, लेकिन जब लियांग गुआंग आए तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। तथ्य यह है कि वह मास्टर किन जैसे किसी व्यक्ति को जानता था। ये पूरी तरह से लियांग गुआंगुलाई के परिचयकर्ता होने के कारण था और शी रोंगहो ने अपने दिल में इस भावना को याद किया। लियांग गुआंगुलाई विनम्र नहीं थे और सीधे उसी स्थान पर बैठ गए जहां शी रोंगहो थे। वह आमतौर पर अहमदाबाद में अधिक समय बिताते हैं और कभी कभी व्यापारिक यात्राओं के लिए मुंबई आते हैं, इसलिए उन्हें अर्जुन सक्सेना से संपर्क करने का कम मौका मिलता है। इसलिए जब भी वह आते हैं, वह अर्जुन सक्सेना के साथ अधिक बातचीत करना चाहते हैं। मास्टर किन, मैंने लाओ निंग को इस होटल के बारे में बताते सुना। मास्टर किन वाकई कमाल के हैं। आपके बिना शायद आज हम मिल नहीं पाते। अर्जुन सक्सेना ने कहा, मिस निंग भाग्यशाली हैं और वह स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती हैं। यह अभी भी मास्टर किन का हिसाब है, वरना भाई निंग के गुस्से को देखते हुए अंदाजा है कि कोई बड़ी समस्या होगी। लियांग गुआंगुलाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर किन, जल्द ही नया साल आने वाला है। क्या आप इस साल नया साल मनाने अपने गृहनगर लखनऊ जा रहे हैं? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, मैंने अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं की है, लेकिन इसे वापस जाना चाहिए। मैंने तुम्हारी लकड़ी की नक्काशी पूरी कर दी है। इस बार जब तुम यहाँ आओगी तो इसे वापस ले आना। लियांग गुआंगुलाई ने भारतीय नववर्ष के बारे में पूछा, क्योंकि वह ये जानना चाहते थे कि क्या अर्जुन सक्सेना भविष्य में अहमदाबाद जाएंगे, तथा लूबो के विरुद्ध ब्रिटिशों की 3 लड़ाइयों के बारे में भी जानना चाहते थे। लियांग गुआंगुलाई ने अर्जुन सक्सेना की बातें सुनी और आश्चर्य से कहा, मास्टर किन, क्या 3 हीरोज और लूबो पूरा हो गया है? हाँ, अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया। डिलीवरी की जिस तारीख पर हम सहमत हुए थे, उसमें अभी 1 महीने से ज्यादा का समय बाकी है। लियांग गुआंगुलाई बहुत हैरान हुआ। मैंने तस्वीरें पहले भी एक बार देखी थीं और मैं अर्जुन सक्सेना के घर भी गया था ताकि उनकी आंखों से देख सकूं। वे 3 हीरोज और लूबो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने तो इसे तय समय से 1 महीना पहले ही पूरा कर लिया। अनुबंध पर तारीख अनुमानित कार्य घंटों के आधार पर अंकित होती है। चूंकि मैं पूर्णकालिक उत्कीर्णक नहीं हूं, इसलिए डिलीवरी की तारीख अपेक्षाकृत लंबी लिखी होती है, लेकिन अब पूरा उत्कीर्णन कार्य पूरा हो चुका है और अंतिम पीस और पॉलिशिंग भी पूरी हो चुकी है। इस बार यहाँ आइए, आप सामान उठाकर ले जा सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। लियांग गुआंगुलाई ने उत्साह से ताली बजाए और कहा, मास्टर किन, तो मैं पिछले साल के इन कुछ दिनों में घर पर ही रहूंगा। मास्टर किन, इस साल आप और आपकी पत्नी शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे। क्या स्कूल ने आपको सूचित कर दिया है? मेरे दादाजी का जन्मदिन चंद्र कैलेंडर की 19 तारीख को है, जो नए साल के करीब है। उस समय आप दोनों को छुट्टी मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप दोनों को अहमदाबाद बुलाना असुविधाजनक होगा। मास्टर किन, मैंने मीडिया के दोस्तों को आमंत्रित किया है और मैं बूढ़े व्यक्ति के जन्मदिन के दिन 3 हीरोज और लूबो की कई प्रदर्शनियां दिखाने की योजना बना रहा हूं। बेहतर होगा कि आप वहां आएं। जवाब नहीं दे सकता। अर्जुन सक्सेना ने ये शब्द सुने और कहा, हमें उस समय अहमदाबाद में होना चाहिए। जब अनन्या शर्मा ने उसकी बात सुनी तो वह उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सकी। मैंने अभी अर्जुन सक्सेना को ये कहते सुना, विश्वविद्यालय में जल्दी छुट्टियां हो रही हैं और मैं 12वें चंद्र मास की 10वीं तारीख को जा पाऊंगा। हम भारतीय नववर्ष के दौरान लखनऊ वापस जाएंगे, इसलिए छुट्टियों के बाद मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अहमदाबाद वापस जाऊंगा ताकि बच्चों से मिल सकूं। दादा दादी, नए साल की तैयारियों के बारे में अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने अभी तक औपचारिक रूप से चर्चा नहीं की है। हालांकि दोनों को अभी तक शादी का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन उनकी सगाई हो चुकी है और उनके बच्चे भी हो चुके हैं। तार्किक रूप से अनन्या शर्मा को नए साल पर अर्जुन सक्सेना के साथ घर जाना चाहिए,
लेकिन एक बेटी होने के नाते वह छुट्टियों के दौरान अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने घर वापस जाने की भी उम्मीद करती है। लेकिन अहमदाबाद, मुंबई और शाओ पूरी तरह से त्रिकोण आकार में हैं, इसलिए वह वहां नहीं रुक सकती। इसलिए उसे यकीन नहीं है कि वह इस शीतकालीन अवकाश में वापस जा पाएगी या नहीं। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सक्सेना ने अपने मन में पहले से ही योजना बना रखी थी कि वह पहले अपने माता पिता से मिलने अहमदाबाद जाएगा और फिर नए साल का जश्न मनाने के लिए अपने गृहनगर शाओशी वापस जाएगा। अनन्या शर्मा के मन में थोड़ी मिठास सी महसूस हुई। अर्जुन सक्सेना की विचारशीलता और बारीकी ने उसे बहुत खुश कर दिया। अर्जुन सक्सेना की व्यवस्था सुनकर लियांग गुआंगलाई ने तुरंत खुशी से कहा, बिल्कुल सही मास्टर किन, जब आप और अनन्या साथ में अहमदाबाद जाएंगे तो उस बूढ़े के जन्मदिन के भोज का समय बिल्कुल सही होगा। मैं वहां जाकर आप सभी को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करूंगा। परिवार तो ये तय हो गया। होटल के लोग लगभग पहुंच ही गए थे। कटिंग सेरेमनी 10:30 बजे शुरू हुई। 10 बजे प्रिया मेहता और राजेश कुमार ऊपर चले गए और शी लिनमिंग वापस टेबल पर आ गए। सिलाई समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ और भीड़ की गर्मजोशी भरी तालियों के बीच जूड क्वान होटल आधिकारिक तौर पर खुल गया। मुख्य वक्ता के रूप में प्रिया मेहता ने मंच पर बोलते हुए उन वीआईपी ग्राहकों को उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद किया। अंत में उन्होंने मुख्य रूप से अर्जुन सक्सेना का धन्यवाद किया। प्रिया मेहता ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, केवल इतना कहा कि मास्टर किन होटल के दानदाता थे और इतने सारे लोगों के सामने फेंग शुई तत्वमीमांसा के बारे में बातें करना मुश्किल था। लेकिन उसने आदरपूर्वक मास्टर किन की उपाधि पुकारी, जिसने स्वाभाविक रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया और सभी ने प्रिया मेहता की दृष्टि का अनुसरण करते हुए अर्जुन सक्सेना की ओर देखा। ये देखकर कि वह एक युवा व्यक्ति था, मैं थोड़ा हैरान हुआ। होह, इन मास्टर किन की पहचान क्या है? मैं इतने सालों से जूडी क्वान में खाता आ रहा हूं, फिर भी इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? मुझे नहीं पता, वो सचमुच एक जवान आदमी है। मिस निंग को अब भी मास्टर किन क्यों कहा जाता है? उस खूबसूरत नौजवान में ऐसी क्या खासियत है? हम गलतफहमी में हैं, शायद मेज पर बैठे दूसरे लोग हैं। उस मेज पर देखो, उन दो नौजवानों को छोड़कर बाकी सब हमारे मुंबई वाले बॉस हैं। वे सभी बॉस अपने नाम के योग्य हैं, उनमें से किसी का भी उपनाम किन नहीं है। और आपको लगता है कि एक युवा के लिए उन बॉस के साथ एक ही टेबल पर बैठना आसान नहीं है? मुझे लगता है कि इस बॉस सक्सेना को वह युवक कहा जाता है। सभी लोग अर्जुन सक्सेना को उत्सुकता से देखने लगे और कुछ लोग राजेश कुमार को मास्टर किन के बारे में पूछने के लिए संदेश भेजने से खुद को रोक नहीं पाए। राजेश कुमार मंच पर खड़े थे, फोन बजता रहा। उन्होंने फोन निकाला और देखा, सभी सवाल अर्जुन सक्सेना के बारे में थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो मंच से उतरकर अर्जुन सक्सेना के पास गए और ऊंची आवाज में बोले, मास्टर किन, जरा रुकिए। लॉटरी है, ये लीजिए आपकी नंबर प्लेट। यहाँ सभी का ध्यान पहले टेबल पर था और जब उन्होंने राजेश कुमार की बातें सुनी तो उन्होंने तुरंत अर्जुन सक्सेना की पहचान कर ली। लेकिन इससे अर्जुन सक्सेना के बारे में सबकी उत्सुकता और बढ़ गई। इनमें से कई लोग यूनिवर्सिटी टाउन के पास रहते थे। किसी ने अर्जुन सक्सेना को पहचान लिया और कहा, ये व्यक्ति सैन किन झाई का बॉस लगता है ना? मैं दुकान में हूँ, मैंने उसे देखा। सैन किन झाई का बॉस? क्या ये वही सैन किन झाई हैं जो वर्ल्ड कलेक्शन में नजर आए थे? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उनका बॉस इतना जवान है। मूर्तिकला की दुनिया वाकई प्रतिभाशाली लोगों से भरी है। मैंने उस अंक में विश्व संग्रह भी देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस युवा के हाथों से इतनी उत्कृष्ट परमाणु नक्काशी निकलेगी। कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस निंग ने उन्हें मास्टर किन भी कहा। वह वास्तव में एक मास्टर स्तर के हैं। हर कोई अर्जुन सक्सेना और सान किन झाई के बारे में चर्चा कर रहा था और कुछ ग्राहक ऐसे भी थे जो उन्हें नहीं जानते थे। उन्होंने मौके पर ही सान किन झाई को ढूंढने के लिए अपने मोबाइल फोन निकाले और दुकान में लकड़ी की नक्काशी देखकर तुरंत आकर्षित हो गए। तो इस उद्घाटन समारोह में सैन किन झाई के ऑनलाइन स्टोर में सामानों की एक और लहर थी।